आज फिर इन्होंने मंजूर कर लिए 35, ठीक। अब स्पीकर साहब कहते थे कि मैं जब तक खुद तसल्ली नहीं करूंगा, मैं जब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा कि किसी दबाव के बगैर दिए गए हैं, मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। चुनाचे आज हम जितनों के इस्तीफे मंजूर हुए या जिनके नहीं हुए उनको हमने यकजा किया। केपी हाउस में हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग को मैंने चेयर किया। पार्टी का मौकिफ, इमरान खान का मौकिफ उनकी खिदमत में पेश किया और करने के बाद हमने कहा, अभी हमारी मीटिंग जारी थी तो पता चला कि 35 मजीद इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमने कहा जो बकिया जो मेंबर्स रह गए हैं वो भी यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि हम स्पीकर के चेंबर के पास जाने को तैयार हैं, स्पीकर को मिलने को तैयार हैं और हमसे वो फर्दन फर्दन मिलना चाहे मिलने। चुनाचे जो रह गए थे लोग उनको लेकर मैं असेंबली चेंबर गया, स्पीकर साहब के चेंबर में गया। पता चला कि स्पीकर साहब गायब, डिप्टी स्पीकर गायब, असेंबली गायब, एडिशनल सेक्रेटरी गायब, पूरे असेंबली का सेक्रेटेरिएट में हू का आलम था, सब गायब हो गए। हमने इंतजार किया और जो अमला था उनको कहा भी हम आए थे इसीलिए कि स्पीकर साहब फर्दन फर्दन जिनसे तसल्ली करना चाहते हैं ये सब खड़े हैं, आप उनसे तसल्ली कर लें, अलहदा अलहदा बुला लें, अपने चेंबर में बुला लें और उनसे पूछ लें। वो वहाँ गायब थे। असेंबली का इजलास आज मौखर कर दिया गया। अब ये सिलेक्टिव जो मयार और दोहरा मयार जो अपनाया जा रहा है, स्पीकर ने आज अपने ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज किया है। आज उन्होंने पार्टिजन बिहेवियर का मुजाहरा किया है जो उनकी शायान शान नहीं है, जो उनका मनसब उनको इजाजत नहीं देता। हम इलेक्शंस चाहते हैं, उन इलेक्शंस के लिए हमने अपनी 2 असेंबलियां कुर्बान की, अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की। हम समझते हैं कि फैसला अवाम को करने दें। ये जेरीमेंडरिंग करना चाह रहे हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई मुल्क को नुकसान हुआ। 1970 को सामने रखिए, 1977 को सामने रखिए, जब इंजीनियरिंग की गई, जब मनपसंद नतायज हासिल करने की कोशिश की गई तो फिर लोगों ने रिएक्ट किया। अब ये अपने मनपसंद निगरान सेटअप लाना चाहेंगे, ये असेंबलियों को तूल देना चाहेंगे ताकि जो करप्शन के केसेस रह गए हैं माफ करवाए जा सके, वो खत्म हो। हेलो जी और उसके बाद ये मुख्तलिफ बहाने तलाश करेंगे ताखीर के। कभी कहेंगे कि सेंसस आड़े आ रहा है, कभी कहेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अवाम का सर आप यही कह रहे हैं कि इनको बहाने चाहिए, बहाने बना के ऐसा कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है सिब्बी से, वो नाज़रीन को दें। रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है, धमाके की खबर आई है। जाफर एक्सप्रेस धमाके की जद में आ गई है, इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। नाजरीन सिब्बी से खबर आ रही है, रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है, जाफर एक्सप्रेस धमाके की जद में आ गई है, इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये जो भी यहाँ पर खबर तरीके से भी खबर आती है आपको दोबारा सिब्बी ब्लास्ट के हवाले से खबर देंगे। वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर और हम बात करें कौमी असम्बली में ये जो किस्तवार इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, इस पर हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, अभी शाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे कि तूल देना चाहते हैं एक्चुअली ये सिद्दीक जान भी आपके साथ हैं, ये क्या माहौल क्या है? आज अचानक इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। देखिए, मैं केपी के हाउस में मौजूद था और ये ख़बर मैंने ही, शाह महमूद उस वक्त इमरान खान साथ कर रहे थे, उनके साथ फवाद चौधरी साहब खड़े थे, शीरी मज़ारी खड़ी थी। तो जब वो इमरान खान से फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैंने उनको बताया कि और 35 इस्तीफ़े मंजूर हो गए और उन्होंने उसी वक्त इमरान खान को भी ये ख़बर दी। और उसके बाद वो दोबारा जो केपी के हाउस में पार्टी की सीनियर क़यादत और पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा था, उसमें जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट की। तो बड़ा अच्छा माहौल था, लोग बड़े खुश हुए वहाँ पे।
मैंने पहली बार देखा कि अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफ़े जब इस तरह की मंजूरी हुई और इतनी खुशी का इजहार, ये मेरी समझ से बालातर था। लेकिन आज की जो मीटिंग थी उसमें भी खिताब यही था कि ये हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रही है और ये तूल देना चाह रही है। अगर निगरान सेटअप भी आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगी और किसी ना किसी तरीके से सेटअप को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट जो थे तहरीक इंसाफ के केपी के हाउस से पैदल रवाना हुए। तमाम अरकान पार्लियामेंट केपी के हाउस से पार्लियामेंट पहुँचे। कुछ अरकान अंदर चले गए और कुछ के लिए गेट बंद कर दिया गया। सिद्दीक जान भी आई विटनेस है, काफ़ी देर के यहाँ पर मौजूद है, बड़ी गहरी नज़र है। सिद्दीक भाई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शाह साहब कह रहे हैं कि हो रही है, आपने भी देखा कैसा माहौल है यहाँ पर। सुबह भी जिस तरीके से केपी के हाउस में था कि पहले ये फैसला था कि सारे इस्तीफ़े देने जाएंगे और उसी दौरान ही खबर आ गई जी 35 इस्तीफ़े मंजूर। तो इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू देखें, स्पीकर ने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया है। जो स्पीकर बार बार कह रहे थे कि जनाब आएँ और इनफरादी तौर पर आएँ, आके तस्दीक करें, जब तक तस्दीक नहीं करेंगे और ये दबाव में दिए गए इस्तीफ़े हैं और मुझे कॉल्स कर रहे हैं, अक्सरियत इस्तीफ़े देने नहीं चाहती, ये इमरान खान के कहने पर यह हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि स्पीकर गलत साबित हुए हैं, उन्होंने झूठ बोला था। आज उन्होंने खुद जब 35 और इस्तीफ़े मंजूर किए, 35 पहले और 35 आज, 70 इस्तीफ़े तो उन्होंने मंजूर कर लिए हैं। इट्स मीन के फिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि जो हमारे असम्बली हैं उन्होंने अपनी रज़ा से, अपनी रजामंदी से और कोई दबाव में इस्तीफ़े नहीं दिए, तो आज उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। देखें, मसला ये है कि वफाकी हुकूमत को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान के पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं इस्तीफ़े मंजूर करके। अगर इमरान खान ने अपने अरकान के इस्तीफ़े मंजूर ना कराने होते तो मुझे बताएं क्या वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए होते कि हमारे तमाम के इस्तीफ़े मंजूर करें, जब 11 के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। दूसरा इसमें बहुत अहम पहलू ये है कि जिस तरह से उन्होंने अब इस्तीफ़े मंजूर किए तो अब 70 सीटों के ऊपर इंतखाब होने हैं। PTM तो पहले भाग गई है, उन्होंने कहा हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। अब मुझे बताएं कि 33 पहले डायरेक्ट हैं, अभी लिस्ट में मैं नहीं देख सका कि डायरेक्ट इलेक्शन वाले कितने हैं और मखसूस नशिस्तों वाले कितने हैं। तो इसका मतलब है कि कोई 60 से ऊपर सीटें ऐसी होंगी जिस पे वाहिद उम्मीदवार होंगे इमरान खान, ये मैदान से भागे हुए होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो मतलब पहले ही जो कल परसों इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है इमरान खान का 7 नशिस्तों पर, यह पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि कोई एक पॉलिटिकल लीडर बैक वक्त 7 नशिस्तों पर MNA है, बैक वक्त 7 नशिस्तों पर जीता है। एक पे वो DC2 है मियाँ वाली से, 7 पे आप यानी टोटल 8 नशिस्तों के ऊपर वो MNA है, चलें एक के ऊपर वो DC2 हैं, वो केस सब जुडिस है। दूसरा ये है कि देखें, इमरान खान के पर्पज़ ऐसे ये सर्व कर रहे हैं कि जितना पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो तवील होगा, वो गहरा होगा, उतना ही इस हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल होता चला जाएगा। माशी सूरत हाल आपके सामने है, LCs खुल नहीं रही, मेडिसिन शॉर्टेज है, गंदम का बहरान है, आटे का बहरान है। देख रहे हैं आप, जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, वो इस वक्त रो रहे हैं, वो अपनी चाबियां जो हैं वो बंद करके डब्बे में गवर्नर स्टेट बैंक को दे रहे हैं। और इस वक्त बहुत बदतरीन माशी सूरत हाल है और ऐसी बदतरीन सूरत हाल में हुकूमत अपने लिए मजीद गड्ढे खोद रही है, क्राइसिस को मजीद गहरा कर रही है। इमरान खान ने तो देखें अपने कार्ड वो एक बाद एक खेलते जा रहे हैं, इनके पास कार्ड कम रह गए। अब देखें ना, 70 इस्तीफे आपने मंजूर कर लिए। आप तो कहते थे कि इस्तीफे देने नहीं चाहते, आप कहते थे एक जब तक नहीं आएगा हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। अब आपने क्यों कर लिए? साथ जो नैब तरमीम वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इस वक्त आप और मैं पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, पार्लियामेंट की दीवार के साथ वाली दीवार सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम का केस चल रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे PTI को कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, हम आपका केस क्यों सुने। आप पार्लियामेंट में, आप अभी अरकान असम्बली हैं, इस्तीफे आपके मंजूर नहीं, अब जाएँ पार्लियामेंट में, वहाँ भी हुकूमत का केस कमज़ोर होगा कि आप तो तहरीक इंसाफ की वहाँ पे अक्सरियत ही बिल्कुल भी नहीं रही, यानी वो टफ टाइम देना चाहें भी तो नहीं दे सकते। पहले भी अक्सरियत नहीं थी, हुकूमत की तादाद ज़्यादा थी तो वो शहबाज प्राइम मिनिस्टर हैं। और यही आर्गूमेंट था ख्वाजा हारिस का और तहरीक इंसाफ का कि देखें, कानून साजी में जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वो कानून बना लेते हैं। उनकी तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने नैब में तरमीम करके NRO ले लिया है, वहाँ भी उन्होंने अपना केस कमज़ोर किया है। और अब इलेक्शन कमीशन तो हालत इलेक्शन में ही रहेगा कि 70 ये नशिस्तें हैं। अब देखें ना, इन्होंने ये क्राइसिस इसलिए ज़्यादा अपने लिए शदीद कर लिया है कि आप अगर ये 2 सूबों में चाहते थे कि जो निगरान सेटअप है उसको तवील करें, तो इसमें यह भी एक चीज़ देखनी होगी कि अब 70 नशिस्तों पे क्या करेंगे। राजा रियाज को और नूर आलम को बचाने की कोशिश के अंदर अपना सब कुछ तबाह कर रहे हैं। अभी और भी अगर इस्तीफे मंजूर हो जाएं तो अभी 70 के बाद भी ये नहीं बच सकते। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी? स्पीकर क्या समझते हैं कि बाकियों के इस्तीफे मंजूर करेंगे जो 120 की डिमांड है? देखिए, उन्होंने तादाद तहरीक इंसाफ की इतनी कम करनी है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनकी तादाद ज़्यादा हो और पार्लिमानी पार्टी वही रहे। क्योंकि अगर सदर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो आपके सामने सूरत हाल है। MQM क्या कह रही है? MQM कह रही है कि भाई हमारे पास आना तो फिर ज़रा सोच समझ के आना, हमें चूना लगा दिया तुमने एतमाद का वोट लेने से पहले। फिर शायद खैर अब्बासी साहब नाराज़ हैं पार्टी से, ये वो जो मर्जी मीडिया पे कहें कि वो नाराज़ नहीं, वो पार्टी से नाराज़ हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की सूरत हाल आपके सामने है।
प्राइम मिनिस्टर का बेटा सलमान शहबाज अपने ही मिफ्ता इस्माइल के बारे में कह रहे हैं वो जोकर था, वो मज़ाहिया किरदार था। तो मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो वालिद मोहतरम सलमान शहबाज के, उन्होंने एक जोकर को पाकिस्तान की मुशत दी हुई थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी जो इमरान खान अगर खड़े होंगे तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, डर कर भाग रहे हैं। अब ये देखें, इन्हें पता है कि ये 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान को नहीं गिरा सकी, और अब तो जो इन्होंने तबाही और बर्बादी पिछले एक माह में की है, और क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आगे डॉलर जा रहा है 260-70 पे जा रहे हैं, गैस की कीमतें ये बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली और महंगी करने जा रहे हैं, मजीद आवाम के लिए तबाही और बर्बादी ला रहे हैं। देखें ये हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नून लीग अपने लोगों ने कहा है कि अगर इसहाक डार ने मजीद टैक्सेस लगाए, मिनी बजट लाए, तो लोगों के हाथ हमारे गिरबानों तक होंगे, हम नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन, हम नहीं निकल सकेंगे आम में। तो ये इनको नजर आ रही है ये चीज़, तो आप ये भागने की कोशिश करेंगे। 2 असम्बलियों, देखें अब क्राइसिस मजीद शदीद हो गया ना, पहले 2 असम्बलियों की बात थी, अब कौमी असम्बली के भी सदर इस्तीफे हैं। अब यहाँ पे 60 रोज में इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ पे 90 रोज में इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने। तो आप किस किस इलेक्शन को रोकेंगे? इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन आपने रोका हुआ है, वहाँ पे अदालत भी माशाल्लाह लंबी लंबी तारीखें दे रही है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी ये सारे इनका जो हालात है, सूरत हाल है, देखें इनको ये नजर आ रहा है कि आखिरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि लंदन से किसी वक्त बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर 90 दिन से आगे निगरान सेटअप ने नहीं जाना पंजाब में, तो ये आम इंतखाबात में जाएंगे, इनके पास और चारा नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो और इधर इसहाक डार और वफाकी हुकूमत IMF की कहने के ऊपर मजीद टैक्स लगा रहे हो। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो एक्साइज नहीं खोल रहे ना, ये बहुत से क्राइसिस अभी आने हैं। अभी तो ये पेट्रोल का क्राइसिस आना है, अभी तो डीजल का क्राइसिस आना है, आटे का क्राइसिस आपने पहले देखा है, लंबी लंबी लाइनें हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो देखें अभी तक तो लोग जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं आटों की लाइनों में लग के। ये डरे उस वक्त से जब यहाँ पार्लियामेंट के सामने लोग आके बैठ जाएं, तो खुदकुशियों से तो बेहतर है ना कि पार्लियामेंट के सामने आके बैठ जाएं लोग। तो इनके लिए क्राइसिस इन्होंने खुद किया है। अब देखें, अगर ये कहेंगे कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने, तो क्या अदालतें नहीं पूछेंगी कि भाई आपने अगर इलेक्शन नहीं कराने थे और नहीं हो सकता, आपने एक हल्के को खाली छोड़ दिया इस्तीफे मंजूर करके। और स्पीकर की कंट्राडिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट को ये वो केस लगाना चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास वो पेंडिंग है, उमर बंदियाल साहब। अब बताएं, स्पीकर ने अगर 70 कर लिए, बाकी भी करे 123, यानी 68% मुल्क में इलेक्शन होंगे, बाकी में नहीं होंगे। देखें इलेक्शन आम इंतखाबात होने हैं, अगर तो 90 दिन से आगे निगरान सेटअप जा सकता है किसी भी तरह से। आपको पता है इस मुल्क में कोई ये बैद नहीं है कि हो जाए, यहाँ पे 9-9 10-10 साल के लिए भी इलेक्शन मुलतवी होते रहे हैं, यानी वो ठीक है, वो डिक्टेटरशिप का बराह दौर था। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर 90 दिन से आगे निगरान सेटअप नहीं जा सकता पंजाब का, तो फिर ये कन्फर्म है कि आम इंतखाबात में जाएंगे, हर सूरत में जाएंगे। और ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें ना, इस वक्त हालात इतने इनके हाथ से निकल गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, नहीं आना चाहते, जेल जाना पड़ेगा। वो कहते हैं जब तक डील ना हो, जब तक ऐसी डील हो कि जज से वो उसी तरह से जैसे जस्टिस मलिक साहब के साथ बात हुई थी कि इतनी सजा देनी, इतनी, मियाँ साहब कहते हैं उस तरह की अगर यकीन दहानी हो तो वो आएंगे, वरना वो जेल नहीं जाएंगे। यकीन दहानी नहीं हो रही। सिद्दीक जान, अभी थैंक यू वेरी मच। आप जुमे की नमाज़ पढ़ें। शहबाज शरीफ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, नवाज शरीफ की पॉलिसी और है। मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, मुस्लिम लीग नून में ये इत्तेफाक है कुछ सीनियर क़यादत में कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो 92 की इस वक्त काबीना है वो इक़्तिदार में रहना चाहती है। असल प्रॉब्लम ये है। लेकिन तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मुतालबा है कि आम इंतखाबात हों, ये टोटों के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि 71% इंतखाबात होंगे अगर तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं। और सुबैया ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब इमरान खान आज शाह महमूद कुरैशी बात चौधरी से बात कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे खड़ा था, फ़ोन पे बात कर रहे थे, और जब 35 इस्तीफ़ों की उन्होंने ख़बर दी तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा है, इनको चाहिए कि मज़ीद इस्तीफ़े भी हमारे मंजूर करें, हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते। सिद्दीक जान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप पार्लियामेंट जाएं, लेकिन स्पीकर आज दरवाजे बंद करके भाग गए हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ अंदर नहीं है। ये कोई आईनी तरीका नहीं है। अगर आप इस्तीफ़े मंजूर करना चाहते हैं तो बताएं, इस्तीफ़े मंजूर करें। अगर नहीं करना चाहते, आप पहले कहते थे कि इनफरादी तौर पर इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए आए, फिर कहते थे कि मीडिया पे जिन लोगों ने अनाउंस किया है हम उनके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, और आज जब मुश्तरका तौर पर पूरी तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहुँची है तो आप पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद करके भाग गए। ये बिल्कुल गैर आईनी तरीका है। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। बड़े सरप्राइज़ देने इमरान खान ने, पंजाब असम्बली, KP असम्बली, ये इस्तीफ़े, सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़े आएंगे और इस मुल्क को इंतखाबात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही तरीके इंसाफ की आज की
पूरी मीटिंग का कंक्लूजन है कि सब बहुत खुश थे जब ये इस्तीफे मंजूर करने की मैंने वहाँ पे उनको खबर दी कि इस्तीफे मंजूर हो गए 35 और तो सब बहुत खुश थे और यही चाहते थे कि सिर्फ 35 क्यों, हमारे बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाए। तो अब ये इक्तदार की लालच में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं अपनी काबीना के साथ। मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है वो कहती है कि आप किस भंवर में फंस गए, मुल्क माशी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपकी हुकूमत हो, आप अपना ग्राफ अपने वोटर्स को और लेकिन वो वही वोटर्स को संभालने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए। मैं जरा आपसे ये भी जानूंगी कि जो पीडीएम का वहां पर पीडीएम में क्या सूरत हाल है, वहां पर अपनी सियासत बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. Behriya Town, Karachi 2. Residential, commercial plots और 3-bed Behriya Homes 4 साल की आसान एक साथ। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. Skin healthy और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 कराची में लो कॉस्ट हाउसिंग की सबसे बड़ी नुमाइश। अपार्टमेंट सिर्फ 22 लाख और बंगला सिर्फ 34 लाख में हासिल करें। 20, 21 और 22 जनवरी को कराची एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 में। राबता करें 0333 333 0006 या 0213 417 0002। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन निसा हेयर रिमूवर क्रीम। ये KFC की क्रेविंग्स दिल में जगाए फीलिंग्स, करने को इसको टेस्ट कर रहा है हर कोई चेस। ये फीलिंग ही कुछ और है, इसलिए तो इसका शोर है। This is the biggest craze. It makes me feel like I should. It makes me feel real good. It makes me feel like I should. Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Feel good. अजूबा ब्यूटी क्रीम, दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। ये KFC की क्रेविंग्स दिल में जगाए फीलिंग्स, करने को इसको टेस्ट कर रहा है हर कोई चेस। Feel good, real good. Feel good, real good. KFC gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Real good. स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। Behriya Town, Karachi 2. Residential, commercial plots और 3-bed Behriya Homes 4 साल की आसान एक साथ। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। ये KFC की क्रेविंग्स दिल में जगाए फीलिंग्स, करने को इसको टेस्ट कर रहा है हर कोई चेस। ये फीलिंग ही कुछ और है, इसलिए तो इसका शोर है। This is the biggest craze. It makes me feel like I should. It makes me feel real good. It makes me feel like I should. Feel good, real good. Feel good,
real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Real good. चेहरे पे रहे ना स्पॉट्स, ना कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन, कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, 4 साल की आसान एक साथ। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। Real good, real good. Feel good, real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. घर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। Real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। ये KFC की क्रेविंग्स दिल में जगाए फीलिंग्स, करने को इसको टेस्ट कर रहा है हर कोई चेस। Feel good, real good. Feel good, real good. KFC gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Real good. नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। ये KFC की क्रेविंग्स दिल में जगाए फीलिंग्स, करने को इसको टेस्ट कर रहा है हर कोई चेस। Feel good, real good. Feel good, real good. KFC gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Real good. नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। ये KFC की क्रेविंग्स दिल में जगाए फीलिंग्स, करने को इसको टेस्ट कर रहा है हर कोई चेस। Feel good, real good. Feel good, real good. KFC gives you the always original feel that makes you feel good, real good. Real good. ये तो बिल्कुल अपने बहू पर गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। ये लको वगर खाना, ये बताओ कि इसे पोलियो के कतरे पिलवा दिए? लाला, इन कतरों के बारे में लोगों से बहुत सुना, क्या जरूरत है इन कतरों की? लोगों को छोड़ो लाला, मुझे देखो। जिसे माँ बाप का सहारा बनना था, वो आज पोलियो की वजह से खुद माँ बाप के सहारे पर है। कौन? पोलियो टीम। हम बच्चों को कतरे पिलाने आए हैं। ये दस्तक तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है। सिर्फ पोलियो के कतरों के जरिए इस मर्ज से बचा जा सकता है।
मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। जी जनाब, एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जो सूरत हाल है वो फाकी वो ये हो गई है कि कौमी असम्बली के और मजीद इस्तीफे मंजूर किए गए। पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, उसके बाद दोबारा 34 से 35 इस्तीफे फिर मंजूर किए गए। अब बात ये की जा रही है कि PDM जो कि एक तरफ तो इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेना चाहती, ना ही मुल्क में आम इंतखाबात करवाना चाहती है, लेकिन आखिर वजह क्या है? ये बौखलाहट है या फिर कोई खौफ कि इस्तीफे धड़ाधड़ मंजूर किए जा रहे हैं? अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्बास, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैं आपके पास छोड़ के गई थी वो ये कि जब पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए गए तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम तो इस इलेक्शन का पार्टी नहीं होंगे, और कई लोग और भी हैं PDM के जिन्होंने कहा कि हम तो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे। एक तरफ तो इंतखाबात से राह फरार है, दूसरी तरफ इंतखाबात के लिए जो है फजा वो भी की जा रही है, इलेक्शन की तरफ तो जा रहा है माहौल। आप इस्तीफों पे इस्तीफे मंजूर करेंगे तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, उधर क्या माहौल है PDM में? देखिए, ये चाहते हैं कि इक्तदार के साथ राज है। ये जो इस्तीफे अगर मंजूर हो रहे हैं तो इसको किस्तों में इलेक्शन में ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली ये इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये इक्तदार से उतरें। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा क्लियर किया कि वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कल एक TV चैनल पर इंटरव्यू दिया कि जहाँ से इमरान खान 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो ये मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ा क्लियर वर्ड्स के अंदर मैं कहता हूँ, मैं PDM के कैंप में मेरा राब्ता है लोगों से, वहाँ पर बड़ा खौफ है, बड़ी घबराहट है। उनको समझ नहीं आ रही कि इस पॉलिटिकल सिचुएशन को किस तरीके से वो टैकल करें, क्योंकि अगर ये इलेक्शन के मैदान में जाते हैं तो इमरान खान इनको घेर लेगा। वहाँ पर अवामी जो इस वक्त माशी सूरत हाल है मुल्क की, जो माशी मेरी आपकी सूरत हाल है, इसमें इनको वोट नहीं पड़ेगा। सबसे क्लियर बात ये इनके जहनों के अंदर है। इसलिए ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर केयर टेकर सेटअप आता है तो उसमें ताख़ीर की जाए, उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन ये नहीं भाग सकेंगे, इनको मुल्क में इलेक्शन करवाने होंगे, क्योंकि जब 68-70% सीटें वेकेंट हो जाएंगी जहाँ पर इलेक्शन होंगे तो ये 60% इलेक्शन करवा कर या 70% इलेक्शन करवा के 30 पर किस तरह नहीं करवाएंगे? ये कौन सा आईनी इक़दाम है जो ये करने जा रहे हैं? आप देखें, डर खौफ है इनको। PDM के कैंप के अंदर आधे लोग इलेक्शन की तरफ जाएं, आधे लोग कहते हैं कि जी इमरान खान को साइडलाइन करें, दीवार से लगाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान जिस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं, ये कल जो ज़मान पाक के अंदर एक मीटिंग का हवाला मैं आपको देता हूँ, कल वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उसमें ये पार्लिमानी लीडर, अपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किस तरीके से किसको नॉमिनेट करना है। जब वो देखा कि इस्तीफे 35 सीनियर क़यादत के मंजूर कर लिए गए, नीचे जो है वो सेकंड टियर की लीडरशिप बच जाती है, आज उनके इस्तीफे भी मंजूर कर दिए, तो 70 इस्तीफे मंजूर हो गए। अभी भी 20 का रेशो है, अभी भी स्पीकर को, ये राजा रियाज को, नूर आलम को बचाने के लिए 20 इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे और इसके बगैर इनकी जान नहीं छूट सकती। तो PDM का कैंप बहुत घबराया हुआ है, बहुत परेशानी है। लंदन में अलहदा राय है, लाहौर में जब ये बैठते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये बैठते हैं तो इनकी अपनी अलहदा राय है। मामले खुसूसी ये मज़ीद भर्ती करते जा रहे हैं। मैं इनको इसलिए भर्ती करता हूँ, कहता हूँ कि विदाउट मेरिट्स है, ये मेरिट के बगैर लोगों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। जो लोग इनसे नाराज़ होते हैं अगले दिन उसको नोटिफिकेशन पकड़ा देते हैं, उसको सरकारी गाड़ी मिल जाती है, उसको पीछे एक डाला मिल जाता है सिक्योरिटी का। तो इस वक्त हुकूमत ये चल रही है, या ये गैर मुल्की दौरों पर होते हैं। तो आप ये सारी सूरत हाल देख लें। इसमें मैं बड़े वसूल के साथ आपको ये कहता हूँ कि ये डरे हुए हैं, लेकिन इमरान खान बड़े एग्रेशन मोड में है, इनको भागने नहीं दे। इमरान खान ने इनको बंद गली में खड़ा कर दिया है। इमरान खान वो सियासत नहीं, ये लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान ने इनको सियासत सिखा दी है और अब ये मैदान से विकटें लेकर भाग रहे हैं। चलें देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट की बौखलाहट की निशानी है ना। अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आप सारी खबर आपने दी और सूरत हाल आपने बताई। खासतौर कैंप में जितनी हलचल और घबराहट है वो भी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल अभी अब्बास ने की वही हम जरा जानेंगे, क्योंकि पंजाब में ही मामला लटक गया है। निगरान सेटअप के हवाले से अपने नाम भी दिए जा रहे हैं। आज पहला इजलास है पार्लिमानी कमेटी का, अब उसमें होगा क्या? क्योंकि 3 नाम उधर से 3 नाम इधर से, 2 ने वैसी माजरत कर ली है। तो हमारे नुमाइंदे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं कावर अब्बास, हम उनसे बात करते हैं। कावर, अब क्या सूरत हाल है? ये अपने मर्जी के लोग लाना, कभी आहत चीमा का नाम आ रहा है, कभी मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है, एक्चुअली ये लोग चाहते क्या हैं? यहाँ पर भी मामला लटकाना चाहते हैं निगरान सेटअप में?
देखिए सुमैया, इस वक्त जो सूरत हाल है उनके पास कोई रास्ता नहीं है मासवा इसके को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से इमरान खान अपने वोटर्स को इंटैक्ट किए हुए हैं और लोग जो है इस वक्त जज्बाती दिखाई देते हैं, आवाम इस वक्त परेशान है, परेशानी मुआशी हालात देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों की जो पहुँच से बाहर हो चुकी है। अभी एक नई चीज़ जो है मिनी बजट लाने की जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उसके बाद तो इस तरह के हालात हो जाएंगे कि हुकूमत के पास जो है वो संभालने के लिए बहुत कम वक्त होगा। लोग परेशान हैं इससे पहले ही, और इतने टैक्सेस का जो एक नया अंबार लगेगा अगर कोई मिनी बजट आता है, तो उससे लोगों के लिए जो इनकी बर्दाश्त है, क़ुव्वत ख़रीद है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो ही सारे टैक्सेस हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वक्त को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जो है इससे कबल जो 3 नाम आए वो आखिरी दिन तक जो है अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और जो उनके हैं उनकी जानिब से आखिरी दिन तक कोई नाम नहीं दिया गया। और शाम में जो है वो तकरीबन वक्त ख़त्म होने से, मशावरत का वक्त ख़त्म होने से 2-3 घंटे पहले 2 नाम पेश कर दिए गए। वो मामला आगे चला गया कमेटी के अंदर। अब कमेटी के अंदर जो है वो मेंबराने कमेटी पहुंच गए हुए हैं हुकूमती, जबकि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ है। उसमें भी खान भी मौजूद थे, मियां असलम इकबाल भी मौजूद थे, हाशिम जमा बख्त भी मौजूद थे। उनका कहना था कि क्यों इस तरह से रवैया किया जा रहा है। परवेज़ लाई का कहना था कि क्यों सीरियस नहीं है इस वक्त अपोजिशन इस नाम को मुंतखब करने पे, और क्यों इस तरह से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जबकि अभी भी उनका वही रवैया है कि 3 बजे का तकरीबन वक्त है कि जब मुलाकात होनी। जरा बताइएगा, तस्दीक कीजिएगा, क्योंकि आज का ही रोज़ है, रात 10 बजे ऐलान करना है कमेटी ने, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों के नाम अगर आएंगे तो फिर PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा? सुमैया, इससे PTI के रहनुमाओं से हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि वोट जो है ना वो अवाम ने देना है, निगरान वज़ीर आला क्या कर लेंगे। जिस तरह से इस वक्त मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, लोग इस वक्त जो है अपना वोट डालने के लिए मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी अलीसाई से भी गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से। उनका कहना है कि अगर अपनी मर्जी का एम्पायर भी लाना चाहते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैच फिर भी इमरान खान के हक़ में होगा। जबकि दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज़ लाई हैं, उनकी जानिब से इन खदशात का बिल्कुल इजहार किया गया, उनकी जानिब से इंदिया भी दिया गया कि अगर ये इसी तरह से गैर सियासी और से गैर जो है वो सीरियस रवैया इनकी जानिब से रखा गया, तो उनका ये कहना था कि वो अदालतों से रुजू भी कर सकते हैं। तो अभी ये मामला 3 बजे जो पंजाब असम्बली है इसमें मीटिंग है, इस हवाले से निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से देखें अब इसमें मामला क्या बनता है। और अगर ये मामला नहीं बनता तो फिर ये मामला ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की जानिब आएगा। इलेक्शन कमीशन के पास 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान भी कर देगा। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी कोई पार्टी बनकर ऐलान नहीं करेगा? ये इस पर क्या इत्तलात हैं आपकी? देखिए सुमैया, इतलात तो चले जो भी हैं, मगर अभी तो जो अमल नज़र आ रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सेलेक्टेड जगहों पे इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली के, इधर से वो जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर होता है, उधर से फौरी तौर पे डिनोटिफिकेशन के आर्डर भी आ जाते हैं। एक जानिब ये कहा जाता है कि मुल्क में इस वक्त मुआशी हालात इस काबिल नहीं है कि मुल्क जो है वो इस वक्त किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सके। दूसरी जानिब खुद ही इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं। पहले वो असम्बली में आए, बैठ के हल करना चाहिए। जब तहरीक इंसाफ ने रुजू करने की कोशिश की और असम्बली में जाने का फैसला किया तो उस वक्त ये इस्तीफों की मंजूरी का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ों से तो यही लगता है कि बस इस वक्त मुल्क की परवाह नहीं है। सियासी जमातें इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाने के चक्करों में लगी हुई हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस पर सबको मिलकर सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और जिस तरह से बाकी चीज़ें चल रही हैं, फ्रेश इलेक्शन हो तो नो मुंतखब हुकूमत फ़ैसले कर सकती है एतमाद में लेकर आवाम को, एतमाद में लेकर तमाम अपने मुल्क के बाकी स्टेक होल्डर्स को, ताकि इस मुल्क की मुआशियत के बहरान से इस मुल्क को निकाला जा सके और बेहतर फैसले किए जा सके। का बहरान तो सबके सामने है। जिस तरीके से जो आपके पास ज़खायर हैं गैर मुल्की वो कम हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, और जिस तरीके से जो सनतकारों का रवैया है वो भी सारी सूरत हाल सबके सामने है। अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ। अभी हमें इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हम इमरान साहब, एक तरफ तो अचानक से इस्तीफ़ों की बहार शुरू हो गई। जैसे ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, पहले 35 इस्तीफ़े, फिर दोबारा आज इस्तीफ़े मंजूर किए गए। ये बौखलाहट है, खौफ है, क्या है ये? जी, जाहिर है खौफ की अलामत है, और इमरान खान तो वैसे ही अपने जो सियासी ओपोनेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खौफ की अलामत है। और जैसे ही हमने ये असेंबली वापस आने का कहा तो उन्होंने कबूल करना शुरू कर दिया। मेरा सवाल इनसे ये है
कि ये सारे इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर लेते ताकि इसकी जांच छूट जाए। ये किसवार जो कहानी चल रही है, ये किस स्टैंडर्ड के ऊपर इन्होंने सिलेक्शन की है। पहले 11 के स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट किए, फिर 35 के स्टैंडर्ड पर किए, फिर ये 35 कौन से 35 हैं, कोई हमें वजह बताएं कि ये 35 का किया बाकी वजह नहीं किया। तो हम तो चाहते हैं कि सारों का कर लेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि इमरान इस्माइल साहब, अब देखिए इलेक्शन में अगर 68% जो है वो इलेक्शंस होंगे मुल्क में, तो बाकी और कितना खर्चा होगा, कौमी खजाने से कितना पैसा निकलेगा, जबकि आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा हुकूमत को? नहीं, पहले ये 68% की बात नहीं, ये इलेक्शन तो अब होने हैं, जनरल इलेक्शन। मुल्क अब जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जितने ये अपनी चालाकियां ये करते चले जा रहे हैं, मजीद ये मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं। और यही हम चाहते थे कि मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाए, ताकि आने वाली जो हुकूमत है वो एक स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो बात कर सके। इनसे तो ना कोई वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है, ना इनसे IMF बात कर रहा है, और इस वक्त इनके पास बिल्कुल ये टाइट डाउन है। इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक खुद PMLN के अंदर एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन और फूट पड़ी हुई है, और बहुत जल्द इसका सारी चीज सामने आएगी। और ना सिर्फ ये बल्कि इमरान इस्माइल साहब, जैसी 35 पहले वाले इस्तीफे मंजूर किए गए, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम तो हिस्सा ही नहीं होंगे इलेक्शंस का। एक तरफ PDM कहती है हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, दूसरी तरफ इस्तीफों पे इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। इलेक्शन का हिस्सा होकर करेंगे भी क्या? ये इलेक्शन का हिस्सा हो, इनको हर जगह पे हर महाज पे डिफीट मिलती है खान साहब से। ये इलेक्शन से भाग भी रहे, और ये इनकी समझ इस वक्त नहीं आ रहा कि ये तरीके इंसाफ का करें क्या। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें मुल्क की सालमियत के लिए सोचना है, और जो लोग इनको सहारा दिए हैं उनको भी मुल्क की सालमियत के लिए सोचना है, बगैर ये सोचे समझे कि उनको इमरान खान पसंद है या नहीं है। इमरान खान का पसंद नापसंद का जो इख्तियार है वो पाकिस्तान की आवाम के पास होना चाहिए, ना किसी फर्द वाहिद के पास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फेवरेटिज्म की बात है ही नहीं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, ये इस सारी सिचुएशन में जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं? मरियम साहिबा की वापसी मशरूत हो गई है निगरां सेटअप के बाद, कि निगरां सेटअप आएगा तो वापस आ जाएंगी। और फिर ये जो धड़ेबंदियाँ जिसका भी जिक्र किया इमरान इस्माइल साहब ने भी, कि टूट फूट का शिकार हो गई मुस्लिम लीग नून, उस हवाले से क्या खबरें गर्दिश करें? बिल्कुल सुमैया साहबा, ये जो PDM थी, इनका ख्याल शायद ये था कि जब आप महंगाई थी और कुछ चीज़ें बड़ी सख्त पॉलिसीज़ चल रही थी तहरीक इंसाफ के दौर में भी, तो उनको ये लग रहा था कि अगर ऐसे हालात में कि जब लोगों में जो है वो इस वक्त थोड़ी सी परेशानियों का मौजब बढ़ रहा है, तो अगर इमरान खान साहब को हटा के हम हुकूमत ले लेंगे तो हम अपने सारी चीज़ों को सीधा कर लेंगे। मगर वो उनकी सोच के बिल्कुल बरक्स चीज़ें निकली। लोग उन मुश्किल फ़ैसलों के साथ भी इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही वो वक्त है जब मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है। ऐसे हालात में जब उन्होंने ये सारी हुकूमत संभाली, तो उसके बाद वो चीज़ें उनकी उस तरह से वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके जिस तरह से उन्होंने एक तसव्वुर किया था या ख्याल किया था। उसी की वजह है कि अभी तक जो है वो कायदे, ये जो इनके कायद हैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, वो वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज साहिबा बाहर चली गई, अभी उनके आने का पहले 22 तारीख का कहा गया, फिर 27 का, फिर 29 का, यानी मुख्तलिफ तवारीख तब्दील हो रही हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें हालात मौजू नज़र नहीं आ रहे, साजगार नज़र नहीं आ रहे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि निगरान सेटअप से मशरूत कर दिया गया कि निगरान सेटअप में उन्हें कितना रिलीफ मिलता है, लोग किस तरह से उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल होती जा रही है चीज़ें। जबकि मरियम नवाज साहिबा की जो तैनाती हुई है एज ए सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून के अंदर, उसके हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के अंदर से काफ़ी आवाज़ें उठी हैं, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को। लोग जो है वो जो सीनियर्स थे वो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मियाँ नवाज शरीफ साहब तक भी किया है, पहुँचाया भी गया है। मगर हमारे जो ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो सीनियर लोग हैं उनको बता दिया गया है, जो मरूसी सियासत है उसके सामने नज़रियाती सियासत घुटने टेक चुकी है। उन्हें बता दिया गया कि आप मरियम खुद इस बारे में खास इख्तिलाफात पाए जाते हैं। ये खबरें इस पर कितना भी तरदीद आए, लेकिन मामलात ऐसे ही चल रहे हैं जो कि खुल के सामने भी आ रहे हैं। खबर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2, बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर महदूद प्लॉट्स बुक नाउ।
ये KFC की cravings दिल में जगाए feelings करने को इसको taste कर रहा है हर कोई chase ये feeling ही कुछ और है इसलिए तो इसका शोर है This is the biggest craze It makes me feel like I should It makes me feel real good It makes me feel like I should Feel good, real good Feel good, real good Fresh, whole muscle chicken, mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. घर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। ये KFC की cravings दिल में जगाए feelings करने को इसको taste कर रहा है हर कोई chase Feel good, real good Feel good, real good KFC gives you the always original feel that makes you feel good, real good. नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। अजूबा ब्यूटी क्रीम, दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान एक साथ। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। अजूबा ब्यूटी क्रीम, दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। Real good. Fresh, whole muscle chicken, mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। ये KFC की cravings दिल में जगाए feelings करने को इसको taste कर रहा है हर कोई chase ये feeling ही कुछ और है इसलिए तो इसका शोर है This is the biggest craze It makes me feel like I should It makes me feel real good It makes me feel like I should Feel good, real good Feel good, real good Fresh, whole muscle chicken, mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. हुस्न का अजूबा दिखने के लिए टाइम नहीं लगता। अजूबा ब्यूटी क्रीम हर रात सिर्फ 2 मिनट चेहरे पर लगाएं। दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करें। अजूबा ब्यूटी क्रीम। रास्ते दे के आसानियों को, जमीन में गहरे पानियों को तलाश करके इन अपने लोगों को राहतें दी हैं। 12,000 लीटर पानी उसमें स्टोर होता है और उसके साथ हमने टैप्स भी लगाए हुए हैं ताकि जो भी आना चाहे, जिसको भी इस्तेमाल करना है, वो पानी वहां से आसानी भर सकता है। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। ये KFC की cravings दिल में जगाए feelings करने को इसको taste कर रहा है हर कोई chase Feel good, real good 40 GB डेटा तो है प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो। यूफोन 4G पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान एक साथ। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। Feel good, real good Fresh, whole muscle chicken, mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC.
हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हकीकी सहाफत में नंबर 1 सिर्फ बोल है और बाकी पाकिस्तान को सिर्फ बोल खप्पे खप्पे खप्पे। बोल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी तरह अपडेट हो जाएं। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। रास्ते दे के आसानियों को, जमीन में गहरे पानियों को तलाश करके इन अपने लोगों को राहतें दी हैं। 12,000 लीटर पानी उसमें स्टोर होता है और उसके साथ हमने टैप्स भी लगाए हुए हैं ताकि जो भी आना चाहे, जिसको भी इस्तेमाल करना है, वो पानी वहां से आसानी भर सकता है। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. हुस्न का अजूबा दिखने के लिए टाइम नहीं लगता। अजूबा ब्यूटी क्रीम हर रात सिर्फ 2 मिनट चेहरे पर लगाएं। दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करें। अजूबा ब्यूटी क्रीम। This hourly clock is brought to you by Autumn One, worth its weight in gold. तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। मजमूई तौर पर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरू बख्तियार और फखर इमाम शामिल। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं, ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है। फवाद चौधरी के बाद कहा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये बांसुरी बजा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इलेक्शन कराए जाएं। असद कैसर ने कहा स्पीकर ने कानून की खिलाफवर्जी की, जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद पर मंजूर किया गया। फारूक हबीब फट पड़े, कहा ये इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ था स्पीकर के सामने पेश होने पर इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान कहते हैं 35 इस्तीफे मंजूर करना गैर कानूनी है। साबिक स्पीकर ने तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए थे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब पर डेडलॉक, ऑपोजिशन ने 2 रोज जाया कर दिए। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की पहली बैठक आज आखिरी रोज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवाबख्श, मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान मुशावरत मुकम्मल करेंगे। इत्तफाक राय के लिए रात 10 बजे तक का वक्त। फैसला न हुआ तो इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में निगरान वज़ीर-ए-आला नोटिफाई कर देगा। केपी में निगरान वजीर आला की तकर्री। वजीर आला महमूद खान और साबिक गवर्नर शाह फरमान के दरमियान मुशावरत मुकम्मल। 2 नामों पर इत्तेफाक। इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ का अदम इत्मीनान। इसहाक डार की मुआशी पॉलिसीज के हवाले से भी गैर मुतमईन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। कहा मेरी बात मानी जाती और इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो हालात मुख्तलिफ होते। जारहाना अंदाज अपनाने का वक्त है। मरियम नवाज के हाथ मजबूत करने की हिदायत। मुल्क दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। शेख रशीद कहते हैं जल्द इलेक्शन इस्तेहकाम ला सकते हैं। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ जन्नाटेदार एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। इमदाद से सिर्फ काबीना में मुआविन खुसूसी बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है।
सिब्बी में दहशतगर्दी, रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस जद में आ गई, इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, इंजन खाई में जा गिरा, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात, 5 को निकाल लिया गया। मुल्क में सस्ते आटे के लाले, उकाड़ा में सेल पॉइंट पर शहरी सख्त सर्दी में खार, बारिश के बावजूद कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, सस्ता आटा मिलना इंतहाई दुश्वार है। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर का कत्ल, मुलाजमीन का गेट पर धरना, पुलिस का कहना है वाकई की तफ्तीश की जा रही है, कुछ कहना कबल अज वक्त है। This headline news is brought to you by Feel Good, Real Good. And More Grant, More Bahariya Town. Bahariya Town, Karachi 2. Mehdood plots, book now. Real good, feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. घर सनत सिलाब दे विच लुड़ गया ही मलक रियाज साहब ने मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे घर हैं। बच्चों के लिए हाई स्कूल भी बनाया, मस्जिद बनाई उन्होंने और डिस्पेंसरी बनाई हुई ने। अल्लाह ताला इन्हें देरगाह सलामत रखे, जिन्हें गरीबों वास्ते मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई। BOL News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब जारी है। मुख्तलिफ मुआहिदे जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान हो गए हैं, जिनमें सिविल एविएशन, एयर ट्रांसपोर्ट के मुआहिदे भी शामिल हैं, उन तमाम मुआहिदों पर दस्तखत की ये तकरीब इस वक्त जारी है। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती इजलास कमीशन का तीसरा रोज है जिस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुआहिदों पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान मनाजिर आप देख रहे हैं। सरदार अयाज सादिक मौजूद हैं, रूस की जानिब से भी नुमाइंदा मौजूद है, जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान होने वाले इन मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। 8-е заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 18-20 января 2023 года в городе Исламабаде. Его возглавили господин Аяз Садик, федеральный министр экономики Пакистана, и министр энергетики Российской Федерации. На сессии также присутствовали делегаты высокого уровня, в том числе министры и официальные лица с обеих сторон. Работая под четким руководством его превосходительства господина Шehбаза Шарифа, премьер-министра Исламской Республики Пакистан, и господина Владимира Путина, президента Российской Федерации, обе стороны воспользовались случаем, чтобы подтвердить свою приверженность прочным и всеобъемлющим экономическим отношениям. Они подтвердили, что такие отношения способствуют экономическому благополучию двух стран, а также всего региона. Обе стороны исходили из обсуждений и решений 7-го заседания межправительственной комиссии в целях проработки их реализации, а также изучали дополнительные направления сотрудничества. Стороны договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, связи и транспорта, высшего образования, промышленности, железных дорог, финансово-банковского сектора, таможни, сельского хозяйства, науки и техники, информационных технологий. Обе стороны отметили положительные перспективы реализуемых и конкретных проектов в вышеуказанных отраслях экономики, обладающих огромным потенциалом социально-экономического развития обеих стран. Комиссия согласилась с тем, что соответствующие министерства и ведомства обеих сторон будут активно следить за тем, чтобы использовать этот потенциал для общего процветания. Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях поставки
российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года. Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики, расширять торговлю энергоресурсами и расширять инвестиции в энергетическую инфраструктуру на основе стратегических и благоприятных коммерческих условий. Обе стороны договорились о работе над комплексным планом для энергетического сотрудничества, который должен стать основой для будущей работы и должен быть согласован в 2023 году. Обе стороны согласились, что проект газопровода «Пакистанский поток» следует рассматривать с точки зрения комплексной инфраструктуры, которая экономически выгодна для устойчивого развития газовой инфраструктуры, обеспечивающей доступные поставки газа. Российская сторона была приглашена к участию в перспективных проектах федерального и провинциального правительств Пакистана, в том числе в режиме государственного частного партнерства, и обратилась к представителям российского бизнеса с просьбой изучить эти возможности. Обе стороны достигли договоренности по вопросам, связанным с обменом информацией о сертификатах происхождения товара с использованием системы электронной проверки и приложат усилия к завершению работы над вышеупомянутыми протоколами до конца мая 2023 года. Стороны договорились назначить контактных лиц от обеих сторон для расширения взаимного сотрудничества и обсуждения вопросов, касающихся связи и логистики в Центральной и Южной Азии. Стороны также договорились принять необходимые меры для расширения двухстороннего сотрудничества в области науки, технологий высшего образования, особенно академических связей, совместных и результативных исследований, обучения, а также повышения интереса пакистанских граждан к образованию в Российской Федерации. Стороны также обсудили альтернативные способы ведения бизнеса, в том числе посредством бартера, и договорились дополнительно изучить этот вопрос. В контексте стремления обеих сторон содействовать региональной интеграции и евразийской связанности обе стороны договорились обмениваться информацией для развития и улучшения железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. В ходе заседания также были подписаны следующие документы. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Второе. Протокол между Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан. Третье. Рабочее соглашение полетной годности между Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации и ведомством гражданской авиации Исламская Республика Пакистан. Спасибо за внимание. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm going to the joint statement of the 8th session of Pakistan-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation. But apart from these, there are others also which are in the process of being signed in the next few weeks. So I will read out the statement as read by my honorable colleague, Excellency Shorogunov. So this is the exact statement that was stated in Russian language. The 8th session of the Pakistan-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation was held on January 18th to 20th, 2023 in Islamabad. It was led by Excellency Mr. Nikolai Shorganov, Minister for Energy for the Russian Federation, and myself, looking after the Ministry of Economic Affairs of Pakistan. Senior level delegates, including ministers and officials from both sides, also attended the session. Working under the express guidance of His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and His Excellency Mr. Vladimir Putin,
President of the Russian Federation, both sides took the opportunity to reaffirm their commitment to a strong and comprehensive economic relationship. They reiterated that such a relationship contributes to the economic well-being of the two countries as well as the region. Both sides proceeded from the discussion and decision of the 7th IGC and carried the process forward, as well as explored additional avenues of cooperation. Both sides agreed to further strengthen and enhance collaboration in the field of trade, investment, energy, communication and transport, higher education, industry, railways, finance, banking sector, custom, agriculture, science and technology, and information technology. Both sides observed and noted positive prospects for implementable and concrete projects in above-mentioned sector of economy with a huge potential for the socio-economic development of both countries. The Commission agreed that the relevant ministries and departments from both sides will rigorously follow up to exploit this potential for common prosperity. Both sides agreed that after consensus on the technical specification achieved, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023. Both sides have agreed to strengthen energy cooperation, enhance energy trade and broaden energy infrastructure investment based on strategic and favorable commercial terms. Both sides have agreed to work on a comprehensive plan for energy cooperation, which would form the foundation for future work and is to be finalized in 2023. Both sides have agreed that Pakistan's stream gas pipeline project should be considered in terms of comprehensive infrastructure, which is economically viable for sustainable gas infrastructure development, ensuring affordable gas supplies. Russian side was involved in potential projects of the federal and provincial governments of Pakistan, including in PPP mode, and requested the Russian businessmen to explore this possibility. Both sides have resolved the pending issues relating to exchange of information on certificates of origin of goods with the use of electronic verification system and shall endeavor to finalize the above-mentioned protocols by the end of May 2023. The sides agreed to nominate focal persons from both sides in order to enhance mutual cooperation and thus discuss issues concerning connectivity and logistics in Central and South Asia. The sides also agreed to take necessary measures to increase bilateral cooperation in science, technology and higher education, especially academic linkages, collaborative and impactful research, training and development and learning, and enhanced interest of Pakistani citizens in education in the Russian Federation. The two sides also discussed innovative ways of doing business, including through barter, and agreed to explore the option further. In the context of the desire both parties to promote regional integration, Eurasian connectivity, the two sides agreed to share information towards developing and improving rail and road infrastructure. Thank you. बताते चलें पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। कस्टम अमूर, डाटा शेयरिंग, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट एजेंसी का मुआहिदा भी आज तय पाया है, जिस पर दस्तखत हुए हैं। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास हुआ, जिसके बाद दस्तखत की तकरीब आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे, जिसमें रूस एयरपोर्ट एजेंसी पर मुआहिदे पर भी दस्तखत आज किए गए हैं। दूसरी तरफ आप डेवॉस के मनाजिर देख रहे हैं, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से वो खिताब करेंगे और दूसरे रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो भी इजहार ख्याल करेंगे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के बाद तकरीब जारी है और मीडिया नुमाइंदगान इस वक्त सवालात कर रहे हैं।
Пакистанское телевидение задает вопрос. Мы знаем, что вы обсуждали вопрос импорта нефти и СПГ, экспорта нефти и СПГ в Пакистан. Каковы перспективы заключения такого соглашения, учитывая, что Индия уже получает данные ресурсы? Что касается поставок нефти, сырой нефти и в будущем нефтепродуктов, то мы концептуально договорились о разработке и подписании соглашения, которое определит и решит все вопросы логистики, страхования, оплаты, объемов. И как вы слышали в заявлении, мы определили срок подготовки такого соглашения, это март месяц. Поэтому в нем будут определены в том числе объемы и все те вопросы, которые связаны с нашими договоренностями о поставках. Что касается СПГ, то мы обсуждали такие, учитывая, что СПГ сегодня в основном поставляется по долгосрочным контрактам, и объемы срочных контрактов на споте очень небольшие, но мы считаем, что уже нужно сегодня вести переговоры в пакистанской стороне с нашими двумя ведущими компаниями «Газпром» и «Новотек» о поставке СПГ из их ресурсов, начиная уже с конца 2023 года и далее по мере появления новых объемов у этих компаний. On crude oil and future supply of oil products, we have already decided to draft an agreement to sort out all the issues that we have with regards to transportation, insurance, payment, and volumes. And we have already established a timeline of this agreement in our joint statement. This is late March. As for the LNG supply, the LNG volumes in Russia are mostly committed to long-term contracts, and so the spot market capacity is really small. But nevertheless, we decided that it would be a good idea for Pakistan to approach Gazprom and Novatek, two largest LNG producing companies, in late 2023 to discuss the conditions when they have spare capacities. Вопрос от российских журналистов. Дмитрий Марокко, телеканал «Россия-24», пакистанской стороне, пожалуйста. Господин Садик, скажите, пожалуйста, каковы перспективы реализации проекта «Пакистанский поток», о чем уже удалось договориться, и остались ли какие-то препятствия на пути проекта? Спасибо. Your Excellency, Minister Sadiq, my question is on the Pakistan Stream project. Have you managed to agree on something, and are there any obstacles in the way of the agreement? It is under discussion. In fact, the Minister for Energy in Pakistan has proposed a holistic approach to it, starting from the supply of gas till the pipeline, till the distribution, till the end consumer also. So it is under discussion. We are trying to sort out the issues. Thank you. На данный момент мы обсуждаем этот вопрос. Министр энергетики заявил в ходе своего визита в Пакистан, что рассматривается осуществление комплексного плана не только поставок газа, но еще и развитие соответствующей инфраструктуры. Мы работаем над этим. My question is, now that you have discussed oil and gas trade, what are the institutional and practical arrangements in place for insurance, financial instruments, and transportation of oil and gas? Not only oil and gas, but other trade deals as well. Мы уже обсудили вопросы, связанные с нефтью и газом. А что касается других сфер сотрудничества, были ли достигнуты практические договоренности в области страхования транспортных и финансовых инструментов, применительно к другим источникам энергии? Поставки нефти и нефтепродуктов и то соглашение, о котором я говорю, конечно, предполагает достижение договоренности в области страхования, оплаты и транспорта. Эти вопросы находятся уже в финальной стадии договоренности, и я думаю, что есть понимание, что в какие сроки мы можем договориться. И есть, самое главное, стремление пакистанской стороны
оказывать содействие, и правительство Пакистана оказывает содействие в этих договоренностях. As for the supply of the oil and oil products, the agreement that I have mentioned answering the previous question also covers the issues of insurance payment and transportation. And now we are in the final stage of agreeing these issues, and we have already set a clear timeline. And what's also important, the government of Pakistan is facilitating these talks. Вопрос пакистанской стороне. В соглашении, которое, в совместном заявлении, которое мы сейчас услышали, звучала фраза про нефть и звучала фраза про газ. Нефтепродукты как-то не вошли в текст этого документа. Хотелось бы узнать, по-прежнему ли интересуется пакистанская сторона поставками нефтепродуктов из России, какими именно и в каком объеме. Если можно еще раскрыть данные, каким объемом нефти и газа вы интересуетесь. Спасибо. Question to His Excellency Minister Sadiq. In your joint statement you mentioned oil and gas supply, but you haven't mentioned oil products supply. Are you still interested in importing oil products from Russia? And could you please tell us about the volumes of oil products that you would like to import, as well as on the volumes of oil and gas? Thank you. Excellency wants to answer this. Please go ahead. Мы сознательно не помянули нефтепродукты, потому что нужно дождаться 5 февраля определения прайс-кэпов, и тогда уже дополнить то соглашение, которое мы разрабатываем вопросами, связанными с поставкой нефтепродуктов. Объемы мы сегодня не называем, так же как и цены, потому что это речь идет о коммерческих переговорах. Excellency. Это я вмешался. Excellency. My question is there any plan or possibility Russia may provide Pakistan crude oil and finished products like petrol and diesel and LNG on deferred payments? As you know, Pakistan is passing through a difficult time regarding dollars issue. Thank you. Excuse me, could you please repeat the question? My question is this: Pakistan has issues regarding the liquid foreign reserves like dollars. Is there any plan or possibility that your country may supply Pakistan crude oil, LNG and other finished products on deferred, delayed basis? Ваше превосходительство, как вы знаете, Пакистан сталкивается с трудностями относительно запасов иностранной валюты и наличности в Пакистане. А имеется ли у вас план по поставкам сырой нефти и энергоресурсов в Пакистан, учитывая эту проблему? Как вы планируете осуществлять эти поставки? Сказать, как будем поставлять нефть, нефтепродукты в отсутствие оплаты, уточните вопрос. Your question is basically on the methods of payments for the supply of oil and oil products, right? Да, все верно. Мы Pakistan may provide you. Особенно в рамках финансово-банковского сотрудничества по поводу того, чтобы расчеты вести в валютах дружественных стран, но не просто без оплаты. Поэтому такие переговоры идут. With our Pakistani colleagues, we held. मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब जारी है, तो दूसरी जानिब डिवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जरदारी खिताब कर रहे हैं. Ineffective as a result of hyperpartisan, hyperpolarized politics at home. Similarly, the international order, the normative glue that held the world together, the institutional frameworks that channeled various different international views, but then through the international institutions like the United Nations or other frameworks would come up with some sort of conclusion as a result, once again, of our hyperpartisanship, hyperpolarization. Those international institutions, those international normative frameworks, the way that we've been approaching the world has been fragmented, undermined, and as a result, we're seeing what we're seeing
both here in Europe, but also an increase in tensions everywhere. I don't think that the blame rested at any one country's door. I mean, I believe that whether it was sort of from the time of Iraq or otherwise, perhaps we ourselves also have undermined those international institutions. But whatever the reasoning, the old international order, the old normative order for us to for our dispute resolutions has clearly failed. And as a result, you now see the first war in mainland Europe after the Second World War, which has global consequences. What we would like to see is obviously a return to a more institutional, normative functioning internationally, as well as domestically, so we could work together to solve issues. Here at WEF, I believe we're discussing, there's a lot of discussion about what the new world order will be, or how, even in the context of our new Helsinki, how do we work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. And I believe perhaps we are at the moment in such a hyper-partisan, hyper-polarized time that we're not going to be able to form that new Helsinki today. But I hope going forward we are able to do, I mean, we must form and improve our normative and international institutional order internationally so that we can address these complaints. I hope this time round, once we're building this new world order or new rules-based order, the voice of the global south and the developing world is included. Because we must understand that the way that the international order is constructed, whether it's international financial institutions or other international institutions, they were constructed by the West at the times of, colonialism, and when the world was a very different place. So to meet the challenges of today, and in order to construct an order that has the buy-in of the international world, we do hope that the global South has their voices heard, has their perspective included. And if we do go down that path, where you have not only the global North, but also the global South as stakeholders in a new international order, then there are higher chances that it'll be successful. I want to come back to that in a bit, but Representative Hartman, let me go to you. And while you have, I don't know if it's an easier or harder job of not having to officially represent your government here. If Free you could, at last. Exactly. But if we could bring in the U.S.-China dynamic as well, because I think that if we were sitting in Washington or Beijing, that would be so central to this conversation. Okay, I thought we were going to do a Eurocentric conversation, but that's all right. Let me first enthusiastically endorse the last comments that were made. And when we get to the end of this conversation and talk about a new world order, the global South is in the world, and I think we may have overlooked that a bit. Going back, I'd also point out Pakistan's origins, carved out of India and the colonial past of India. It's a big transition. But let me say one thing about the old Helsinki, because I actually went back and looked at what the tenets of whether it was unpopular or not, 3 tenets: inviolability of European frontiers, reject the use of force or intervention in internal affairs, and respect human rights. Well, I don't think that framework is so bad, by the way. And it actually was sort of kind of observed for a while. I just want to make one point, and then I will answer your question, Daniel. In 2014, I was on the Maidan observing what had happened, but also as part of an observer delegation for the upcoming election, the one Petro Poroshenko won. And that observer delegation was chaired by the late, great Madeleine Albright. It was part of the National Democratic Institute program of observing delegations, which I have done over many, many years, including before, during, and after my congressional career. But at any rate, there we were, and I was heading the Wilson Center at the time, and one of our scholars was a man named Wolfgang Ischinger. You probably all know who he is. He was the German ambassador to the U.S. for a time. He's, until recently been, or until 10 minutes ago, the CEO of the Munich Security Conference, which is an extraordinary event held a month from now every year. And Wolfgang was at
the Wilson Center and I go off to Ukraine, and all of a sudden I hear he's taken a leave of absence. Well, he'd only been at the Wilson Center for a few months. Where was he? He was on an OSCE delegation setting up listening tables around Ukraine so that people could be informed about the election. It sounds like a good idea for every election, and participate in the vote. Well, we all remember, or it's still true, I guess, the OSCE is a consensus organization. Russia is a member of the organization. He was in Ukraine at the invitation of the OSCE. Russia, at that point already, was destabilizing some of the towns in the Donbass. But the election was conducted. It was a fair and free election, and imperfect as it was, that was in the recent past. So I just put that out there to contemplate. Yes, the world is different, and yes, Russia has violated every single tenet of the Helsinki Accords. But when we come back to this, I just want to put out there that maybe there's no way to go back, but if we go forward, those tenets still seem pretty good to me. On U.S.-China, I think we're going to talk a lot about Ukraine, but I think China is watching carefully, very carefully, what happens in Ukraine. And I think it is plausible, everyone discusses this, that China will model what action it takes on Taiwan based on what it thinks the rest of the world was ready to do, did do, will do in Ukraine. And I personally think that the stronger we are in Ukraine, the less likely it is that China will move into Taiwan. And I would put a few more things on the table now for future discussion. One is that China's economy ain't great. Two is that the COVID policy has failed in China. Three is that China even announced that there is a negative birth rate now. And by the way, India's population will exceed China's in this decade. And so I think China has a lot of homework to do to keep their country going, and starting another unprovoked illegal war doesn't make a lot of sense to me. Let me stick with you for one more backward-looking question. You mentioned those tenets; they seem pretty acceptable, pretty hard to argue with. When we look back at the history of the post-Cold War, what did we get wrong? How did that framework become questioned or controversial? What were the mistakes? Well, I actually wrote a book last year about this called Insanity Defense, why our failure to address hard national security problems makes us less safe. And my theory is that we got it right in 1945, given what the world was like, and we also were magnanimous to those we defeated. Segue to the end of the Cold War, and the West's behavior in the Cold War, I think, was very impressive. The Cold War ends, and in my view, an act of hubris, we decide, or the U.S. decides, we won, everyone else lost, everyone wants to be us. And we ignored the rise of three huge factors in the 90s. One was the rise of China, which did not want to be us, had a very separate economic view, and we missed the rise of China. Two was the rise of terrorism. A whole bunch of folks who wanted to basically take us out. And three was the rise of Russian grievance, which has a longer history, but more specifically, the things that Putin's talking about, you could argue started when Russia was treated, whatever the word is, magnanimously after the Cold War ended. And so I think that we are paying in spades for three huge mistakes. I want to go back to you, Minister Zardari, to talk a bit about Ukraine. It has understandably been a huge part of conversations here this week. You know the narrative about both the causes of the war, the fault in the war, and the consequences of the war in Europe and the United States. You have a somewhat different view on it. Tell us what the war looks like from where you sit. Look, I think as far as support for international law, for the United Nations, for UN Security Council resolutions, I think I have a very similar view to everybody sitting on the stage.
As far as the human tragedy, the humanitarian crisis, the loss of life, I think we all share exactly the same view. As far as the economic consequences, or the knock-on ripple effects of this colossal tragedy has had not only in Europe, but not only in the West, but all over the world. Gas prices have gone up in America, but they've also gone up in Pakistan. We've had food security, energy insecurity issues. I think the perspective that we come to, particularly from the South perspective, is that we don't see the Ukraine conflict as the first and only time that international law and the United Nations Security Council resolutions have been violated. We find it ironic that the UN applies in Ukraine but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect, our perspectives are different. As a country that just we were part of the last forever war, our hope, our prayer is that this does not turn into the next forever war. So perhaps more so than those who were directly involved in this conflict, we hope that it is resolved sooner rather than later. We'd like to see a more proactive approach from both sides to also pursue diplomacy in the pursuit of peace, while absolutely having to respond to the military elements of this conflict. I believe that diplomacy is the key thing that is missing. And what I would say to my Ukrainian friends would be that, NATO was in my neighborhood too. And we thought that they would be there till the last terrorist, and until that war was concluded, and ultimately that conflict was resolved around a negotiating table. I feel we wasted much time because back in 2002, the Afghan Taliban were willing to surrender and negotiate, but we did not take that opportunity seriously and ended up having to do the same thing in 2022. I hope that eventually the space is created for some sort of dialogue and diplomatic engagement in order to resolve the conflict. Mr. Fayoum, I'd like you to respond to that, but also to give your sense of what's at stake in Ukraine as you see it. I can say that I, in a way, very much agree that there is a lot of hypocrisy around the globe, what basically the minister from Pakistan was saying between the lines. And also, when you said, I perfectly agree that we don't need Eurocentric debates, because every conflict, such a war that we have on the European continent, is globally today affecting everyone. Just look to the energy insecurity, food insecurity, high prices, the consequences that mostly the poorest parts of the world are today facing. And that is why I say violating the rules or international order or Helsinki Final Act, it's extremely important that we really focus on, because we have nothing else and nothing can be above these rules and the law. And we cannot be changing it when at a time there are regimes, national states or interests breaking them. That goes the same when you put the question on Helsinki. I don't think there is a time now to discuss about the changing of security arrangements for Europe when we don't have a consensus how to deal with the rules. And yes, I think it's really important to have diplomacy, people diplomacy, and also to embrace Global South. When we discuss about the war in European continent, we shall never forget about other conflicts around the world. I also miss this week the debates here, and I can say there are some critical voices that forums as Davos can be successful only
if they really manage to reduce inequalities around the globe, that they can manage to address what are the challenges globally, climate change, security threats, energy risks, poverty, only then we will be successful when we talk to each other and not away from each other. And that is why it's important to have such dialogues, to understand what is happening around us. And again, I hope that forum can be a success if we manage to really make or improve our state of the world. Mr. Rescue, would also like you to respond, but also to talk about how you see the stakes in Ukraine and what the outcome of this war will mean for both Europe and international order. Well, I think when we discuss about diplomacy and the role of diplomacy in the context of the war in Ukraine, we have to be very much aware of the premises. Because what is at the basis of the whole thing when we approach this situation? We have to be very aware of the fact that there is a victim of aggression and an aggressor. This is the starting point of the whole discussion about peace, about diplomacy towards peace in Ukraine. And we have to be very clear about that. Ukraine is the victim of the aggression and is the aggressor. Ukraine has suffered territorial losses, which are the result of a serious breach of international law, of the principles of sovereignty, of territorial integrity, of the inviolability of borders, which are all part of the Helsinki Final Act Decalogue of fundamental principles of international law. And if we discuss about peace, we will start the discussions on peace in Ukraine when Ukraine will decide to start such peace negotiations, because it is about their territorial integrity. But it is about more than that. It is about the parameters of the Euro-Atlantic security architecture, which were challenged by Russia. It is about the democratic values which are at the basis, at the very core of our community of values and security, the Euro-Atlantic community, which has, of course, a lot of implications and effects on the global south. And, of course, it is about the democratic values. So this is what it is at stake. So we are not just talking about two parties which are on the same footing, and they have to negotiate some peace in a sort of a neutral, isolated environment. It is connected to all these issues, and all these issues have an impact on all of us, on the international community as a whole. So I think that we can no longer afford any kind of variation of strategic ambiguity when we talk about the war in Ukraine, when we talk about the diplomacy efforts towards peace, and, of course, when we talk about the security architecture and the principles which are at the basis of the Helsinki Final Act. And these principles are still valid. And they are valid not only for the Euro-Atlantic community, but they are also valid for the global south and for the whole world. Let's not forget the fact that the 1975 Helsinki Final Act fundamental principles of international law, in fact, were replicating the fundamental principles of international law which were included in a General Assembly resolution 2625 of 1970, which was called the Resolution for the Principles of International Law concerning the friendly relations and cooperation among states. That resolution included 7 principles. The Helsinki Final Act added 3 more. 2 of them, inviolability of borders and territorial integrity, were in fact resulting from the sovereignty, equal sovereignty principle. And then there it was added the respect for fundamental rights and human freedoms. So the whole architecture, which was built in 1975 in Helsinki, is still valid today. And it is valid not just for the Euro-Atlantic community, it's valid for the whole world. And the stake here now is to defend this architecture, because this means defending the core values on which our community is based on. It's not about building another architecture. It is about defending this architecture and perhaps creating more effective mechanisms in order to sanction those who are breaching in a serious manner, in an irresponsible manner, this set of parameters. I think this is where we are. And again,
speaking about values, we cannot afford strategic ambiguity. I want to turn in a moment to the forward-looking, constructive side of this, but Mr. Zardari, I'd also like you to respond to that interpretation. I have Is there anything you take issue with? Just simple questions. There are two ways to achieve your objective. Say your objective is every inch of territory back in the hands of the Ukrainian people. It's some sort of NATO Article 5. Is it not even worth trying to achieve those same objectives through dialogue? Surely you can achieve those objectives through war and through conflict, but you could try to achieve them around the negotiating table. What's the worst that could happen? You'd fail and go back to war. But if you do manage to reach a consensus that covers all your concerns, but addresses some of the anxieties that the opposing sides might have, surely that's worth trying. From a perspective of a country that honestly just went through 20 years of conflict, who personally, I was on the side of this isn't over until we defeat every single last extremist or terrorist, and then the way I saw those events ultimately unfold, I would always advise, and this is constructive, friendly advice from somebody who's on your side, that while I understand the seriousness, the gravity, the challenge to Europe, I studied in the British system. We all grew up learning about World War II and all the aftermath and how much that must mean for everybody within Europe. I fail to understand why we can't simultaneously have some serious, responsible international players also trying to pursue a diplomatic resolution to a conflict. Minister Fayon. Yeah, I just wish to continue on that point because I fully agree it's surely worth trying to establish and continuously trying to establish conditions to start negotiations for peace. There is no doubt, and I perfectly agree that there should be diplomatic channels open, because at the end of the day, you will have to have both sides at the negotiation table. You cannot make a peace arrangement without Russia at the table. But first you have to have conditions, so that means you have to stop the fights. And currently it doesn't look that there are conditions. But I mean, for Slovenia, we have in our constitution, we really would always argue for peace and a dialogue for peace. Now, at the end of the day, every peace agreement is basically done at the negotiation table. Just the question is how long does it take and how many victims and how big is the damage. मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हैं और पाकिस्तान उन मुल्कों में सर फहरिस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को फूड डिवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा इस वक्त जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं और वो भी इजहार ख्याल कर रहे हैं और मुख्तलिफ रहनुमा जो इस मौके पर मौजूद हैं इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा उनकी जानिब से जारी है। डिवॉस में इस वक्त ये अहम मुकालमा जारी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इजलास है जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात की जा रही है। Rather a frozen conflict that will damage a lot, and we should definitely continue with the efforts you mentioned. All right, we've left 10 minutes. Do you want to? Well,
में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त एक मुकालमा जारी है जिसमें सिचुएशन सिक्योरिटी की और कोऑर्डिनेशन के हवाले से बातचीत हो रही है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इस पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। मनाजिर आप देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी इस मौके पर मौजूद है। इजहार ख्याल उनकी जानिब से किया जा रहा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन समेत जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर गुफ्तगू की जा रही है। डिवॉस में इस वक्त ये अहम सेशन जारी है जिसमें सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर बातचीत की जा रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर मुख्तलिफ मुल्कों की, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं। Set into place, I believe that the international order can only be empowered if were the inputs of Africa, Asia, China, India, the entire globe represented in this so-called order. And if you have the buy-in of everyone, then there's more of a chance of it to succeed. That everyone will also have to be those that you don't agree with. It would mean that we would have to compromise, others would have to compromise, but a truly successful system will be just that, a compromise. That we could reach together. Minister Fayan, let me go to you because you have endorsed this idea of bringing in, a new set of voices of the system. What to you would that change about the order and the system as it exists currently? I was just thinking now when you say, can we compromise only with the existing rules we have in a political atmosphere or in the political setting without including big business and corporations that are working globally across the national borders and interests. So that really we have to look into this new reality we have today and also adapt with our rules to this new reality. But we have United Nations, and I strongly believe we have to reform United Nations. There is an ongoing discussion, but I think we have to put also more focus on regional organizations. I was recently attending a conference on multilateralism in Rome, and we were discussing how regional organizations should be. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari. Change about the order and the system as it exists currently. I was just thinking now when you say, can we compromise only with the existing rules we have in a political atmosphere or in the political setting without including big business and corporations that are working globally across the national borders and interests. So that really we have to look into this new reality we have today and also adapt with our rules to this new reality. But we have United Nations, and I strongly believe we have to reform United Nations. There is an ongoing discussion, but I think we have to put also more focus on regional organizations. I was recently attending a conference on multilateralism in Rome, and we were discussing how regional organizations should be more embraced, having global mechanisms, of course, but be better heard and understood because they know better what is really going on. So the combination of everything, and I said before, as the title Helsinki, it's not a moment now, but we have to use full potential of what we are having and really full potential of the organizations, of the rules, and being really aware that it's nothing about the law, that no one can go beyond that and destroy the international law and order, because what is then left? And this is really the risk we are all facing ahead of us. And in fact, this week, listening at least to the politicians, I was surprised in a way because I got a feeling that no one really knows exactly where we are heading and what the solutions can be. And that is why it's good we are listening each other and trying to understand all the challenges we are facing in different spheres of life. And to you, bringing in the regional organizations would be a different way of organizing? I think certainly we have to pay more attention on that. Yeah. Mr. Rescue, let me go to you, and feel free to be global in this response, but I'd also like you to say a bit more about how you see European security architecture in
it's premature to talk about the wake of Ukraine, but as we think about what this might look like in the years ahead, what should change about that security architecture? What shouldn't change? What do you think? How do you think that'll play a role in the broader structure of international security? Well, as I mentioned, I think for the time being there is nothing wrong with the current parameters of the security architecture. I mean, only because a certain actor is attacking the current security architecture for its own reasons, which are not necessarily, and we know for sure in this case, because Russia is the aggressor, not only against Ukraine, but also against our security architecture. So it's clear that this attack is outside the current international rules-based order. So it doesn't mean that if someone attacks the rules, that means the rules should change only for that. It means that those rules and parameters should be defended. And then perhaps we can find, and we should find, more viable and effective mechanisms to defend, but not to change the parameters. The parameters are fine. I think the security architecture, as we have it right now, needs to be only reinforced in the terms of implementation of these rules and in terms of defending the rules against rogue actors, which are trying to simply undermine this and change things for their own private interests. This is one thing. Second, I don't think that a discussion on Helsinki, as Tanya said, a new Helsinki is ripe right now. Of course, in 2025 we will have the 50 years anniversary of the Helsinki Final Act. Perhaps in the meantime the war will be over, then we will have lessons learned from this crisis with all its layers, which are acting in parallel, and we had to cope with each one of them at the same time, and they are interrelated. So we can draw some lessons learned and then apply them. But it's too early to say what we are going to have in 2 years' time. In the meantime, what we have to do is to solve this problem, that we need perhaps more effective instruments to defend what we have, which again, it looks fine. Probably because it looks fine, it is attacked. So this is where we are. Representative Harman, let me go to you to close, both with a global perspective, but also to, again, you're not representing the U.S. government, but talk a bit about what you think the U.S. role should be and whether the United States today, with all of our own domestic dysfunction and polarization with our own political system, whether the U.S. is up to the task. In 2 minutes and 52 seconds. Exactly. Yes. Well, one sort of big comment that came from here, which was I was at some event and the Secretary General of the United Nations said that maybe we need a new San Francisco and maybe we need a new Bretton इस Woods. वक्त डिवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमा जारी है. विफाक में सियासी गर्मा गर्मी, कप्तान का असेंबली में वापसी का ऐलान, हुकूमत है सख्त परेशान, मजीद 35 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए, 31 जनरल 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल, 3 दिन में 1-2 नहीं 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके, मजमूई तादाद 81 हो गई. पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं. ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है. ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं. ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है. केपी हाउस इजलास की गर्मी, PTI अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली पहुंचे, स्पीकर चैम्बर छोड़कर भाग गए. फवाद चौधरी कहते हैं ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है, स्पीकर की कोई हैसियत नहीं. शाह महमूद कुरैशी ने कहा केसेस तक ये असेंबली को तूल देंगे, जाती मफाद मुल्की मफाद से ज्यादा अजीज है, इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं. असद कैसर ने कहा स्पीकर ने
कानून की खिलाफ वर्जी की, जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। निगरां वजीर आला पंजाब पर डेडलॉक। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की पहली बैठक आज आखिरी रोज होगी। अरकान असेंबली पहुंचने लगे। इत्तेफाक राय के लिए रात 10 बजे तक का वक्त है। फैसला ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में निगरां वजीर आला नोटिफाई कर देगा। PTI ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम फाइनल कर लिए। परवेज इलाही कहते हैं ऑपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। निगरां वजीर आला पर सियासत शर्मनाक है। निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री पर इत्तेफाक राय न हो सका। वजीर आला का अपोजिशन लीडर से राब्ता न करने का फैसला। महमूद खान ने निगरां वजीर आला के लिए 2 नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। रूस और पाकिस्तान में मुज़ाकरात, तवानाई, ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। अयाज सादिक कहते हैं गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी गौर किया गया। रूस पन बिजली में ताउन बढ़ाने, मुतबादिल तवानाई में मावनत करेगा। पाकिस्तान को गैस की दरियाफ्त और पैदावार में मावनत देगा। रेलवे इंजीनियरिंग में ताउन पर इत्तेफाक। रूसी वजीर तवानाई ने कहा बरामदी सनत लगाने में ताउन करेंगे। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। बिलावल भुट्टो का डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तीसरी दुनिया की मशतें दबाव का शिकार हैं। उम्मीद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पजीर ममालिक को सामने रखा जाएगा। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ का आदम इत्मीनान। इसहाक डार की माशी पॉलिसियों के हवाले से भी गैर मुतमईन। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। कहा मेरी बात मानी जाती और इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो हालात मुख्तलिफ होते। जारहाना अंदाज अपनाने का वक्त है। मरियम नवाज के हाथ मजबूत करने की हिदायत। मुल्क दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। शेख रशीद कहते हैं जल्द इलेक्शन इस्तेहकाम ला सकते हैं। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ जन्नाटेदार एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। इमदाद से सिर्फ काबीना में मुआविने खुसूसी बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। इस वक्त भी कुछ जगहों पे रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। कराची का मेयर कौन, मामला जूं के तूं। मुलाकातों, राब्तों और मुशावरत के बाद कोई पेशरफ न हो सकी। सईद गनी और हाफिज नईम की मुलाकात बेनतीजा निकली। पीपल्स पार्टी की 2 मेयर्स की तजवीज़ मुस्तरद। सख्त बयानात न देने पर इत्तेफाक। हाफिज नईम का PTI के साथ बातचीत का इशारा। कहते हैं तमाम जमातों को लेकर चलेंगे। मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। कराची जैसे इंतखाबात करवाकर समझते हैं कि आवाम खामोश रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन का उनके हलीफों ने बॉयकॉट किया। अली जैदी कहते हैं कराची में बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईम से राब्ता है। मुलाकात के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के साथ ही दफन हो चुकी। जरदारी माफिया से कोई बात नहीं होगी। सिब्बी में दहशतगर्दी मच के करीब रेलवे ट्रैक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। जाफर एक्सप्रेस जद में आ गई। इंजन समेत 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। 12 अफराद जख्मी। इंजन खाई में जा गिरा। 7 बोगियों को निकाल लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में खुशियां उजड़ गईं। शादी के घर में डकैती, डाकू जहेज, जेवरात और नकदी ले उड़े। 4.5 लाख नकदी, जेवरात और जहेज का सामान लूट लिया गया। मां पर सदमा तारी। पुलिस ने तहरीरी दरखास्त वसूल करके चुप साध ली। मुकदमा दर्ज नहीं किया। दरखास्त के मुताबिक 10 लाख की वारदात हुई।
हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते कि दुश्मनी है या कोई और इंसिडेंट है, वो तो इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एज सून एज पॉसिबल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे लिए हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हम इसको हर जाविये से देखेंगे। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी की बस पर फायरिंग, ड्राइवर जाबहक, कत्ल के खिलाफ मुलाजमीन का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ धरना, अहले खाना की इंसाफ की अपील। पुलिस का कहना है तफ्तीश जारी है। ऐनी शाहिद के मुताबिक मुल्जिमान ने ड्राइवर को निशाना बनाया और फरार हो गए। सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में ठंड ही ठंड, बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। पशीन, कोयटा, जियारत, कला अब्दुल्ला और कल्लात में बर्फबारी जारी। मरी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी। कराची में यकबस्ता हवाएं, बूंदाबांदी से ठंड मजीद बढ़ गई। कल से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान, एक हफ्ता बरकरार रहेगी। पाक भारत T20 वर्ल्ड कप मैच अमेरिका में कराए जाने का इम्कान। मैचेस के लिए फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और ऑकलैंड शॉर्टलिस्ट। अमेरिका और वेस्ट इंडीज जून 2024 में इवेंट के मुश्तरका मेजबान हैं। मैच के लिए फ्लोरिडा फेवरेट। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार, ऐलान आज मुतवक्के। इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सपुर्द। पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। Nicely cut, got width and absolutely. पाक ऑस्ट्रेलिया विमेन वनडे सीरीज तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सिडनी मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। सीरीज के अख्तिताम पर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। फिटनेस मसाइल से 2-4। साबिक आलमी नंबर 1 ने 4 सेट्स के मुकाबले run from Lionel Messi. Is this going to be the first chance? And it's going to be the first goal within 3 minutes. मेसी की पीएसजी ने रोनाल्डो की ऑल स्टार 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से फतह के बावजूद मेसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ना हासिल कर सके। रियाज में खेले गए मार्के में 2 गोल्स स्कोर करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का गर्लफ्रेंड से झगड़ा, तशद्दुद की तहकीकात शुरू। वीडियो में देखा जा सकता है कि जुरेडा बरो ने क्लार्क को थप्पड़ मारा। झगड़े के दौरान क्लार्क की दूसरी करीबी दोस्त और दीगर अफराद मुदाखलत करते रहे। ये वाकया 10 जनवरी को पेश आया था। आलमी कसाद बाजारी से बड़ी बड़ी कंपनियां भी न बच सकी। अमरीकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने हजारों मुलाजमीन फारिग करने की तैयारी कर ली। ट्विटर, स्नैपचैट और फेसबुक से भी हजारों मुलाजमीन को फारिग किया जा चुका है। फ्रांसीसियों ने पेंशन इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। सदर मैक्रोन के खिलाफ मुजाहिरा। इस्लाहात फौरी वापस लेने का मुतालबा। सदर ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 साल कर दी है। रंग में वेखे लखा, एक रंग मेरे दिल विच वसदा ओनू दसा, जिनू चढ़ जावे मर के नी लथदा, नहीं रंग इश्के दा हो रंग इश्के दा, जिनू चढ़ जावे मर के नी लथदा, नहीं रंग इश्के दा।
पंजाब की सकाफत को उजागर करती मोहब्बत की कहानी। फिल्म रंग इश्क-ए-दा की दुनिया भर में धूम। मॉडल और अदाकार अली अब्बास और जारिया खान बने दुनिया बोल है में मेहमान। दोनों ने फिल्म में डेब्यू पर खुशी का इजहार किया। फिल्म का गाना भी गुनगुनाया। जे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। दिलकश अंदाज, मधुर आवाज। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने मेहदी हसन का गाना मुझे तुम नजर से गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। दिलकश साड़ी में गुलकारा का अंदाज सबको भा गया। शोख व चंचल पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान के नए फोटोशूट ने धूम मचा दी। माहिरा ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर दी। दहशत की अलामत नकाब पोश एक बार फिर खून करने को तैयार। हॉलीवुड फिल्म स्क्रीम के छठे पार्ट का दूसरा ट्रेलर जारी। सस्पेंस से भरपूर फिल्म रमा साल रिलीज की जाएगी। दिले तबाह फसुरदा तुम्हें कबूल नहीं। नज़्मों को पहचान देने वाले उर्दू के मायनाज शायर और अदीब जमीलुद्दीन आली की 98वीं सालगिरह। उन्होंने सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मिल्ली नगमे तख्लीक किए। हिलाल इम्तियाज और सदारती अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। This headline news is brought to you by Feel Good, Real Good. And More Grant, more Bahariya Town. Bahariya Town, Karachi 2. Mehdood plots, book now. Feel good, real good. Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन, कराची 2। बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। BOL News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। घबराई, बौखलाई, सटपटाई सी हुकूमत। कितने आदमी रह गए। नवाज को गुस्सा आया। डॉक्टर आफिया बाजियाबी केस। शादी में लूटमार। और इश्क का रंग कैसा। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान की असेंबली वापसी के खौफ से हुकूमत बौखला गई है। स्पीकर ने मजीद 35 पीटीआई के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। 3 रोज कबल शेख रशीद समेत 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे।
अब तक मजमूई तौर पर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को डी नोटिफाई करके नशिस्तें खाली करार दे दी हैं। इमरान खान की असेंबली वापसी के खौफ से हुकूमत बौखला गई है और आज स्पीकर ने मजीद 35 PTI के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। कप्तान का खौफ सर पर सवार। असेंबली वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने पकड़ी राह फरार। स्पीकर की ना इकरार में बदली। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले। 3 रोज कबल मरकजी रहनुमाओं समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज एक बार फिर जुम्बिश कल्ब 35 इस्तीफे कबूल कर डाले। 31 जर्नल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। डी नोटिफाई होने वालों में आमिर कियानी, फ़खर इमाम, खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी शामिल हैं। अली जदून, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर भी असम्बली रुकन नहीं रहे। रिजीम चेंज के बाद अब तक मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 81 हो गई। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के मामले पर हुकूमती बौखलाहट कम न हो सकी। बार बार बुलावे भेजने वाले स्पीकर ने अरकान के आने पर पतली गली पकड़ ली। PTI अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली पहुंचे, मगर परवेज अशरफ चेंबर में ना मिले। स्टाफ ने स्पीकर के घर पर होने की खबर दे दी। PTI अरकान ने इस्तीफों की मंजूरी तक रोज पार्लियामेंट आने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी बोले, स्पीकर की कोई हैसियत नहीं, ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ने कानून की खिलाफ वर्जी की। कौमी असेंबली के बाहर ड्रामाई हालात। PTI अरकान की स्पीकर से न हो सकी मुलाकात। स्पीकर के बैक टू बैक एक्शन पर खिलाड़ियों का भी एक्शन। तमाम अरकान इकट्ठे कौमी असेंबली जा पहुंचे। असेंबली रवानगी से कबल बड़ी बैठक में बड़े फैसले किए गए। पार्लियामानी पार्टी के तमाम अरकान असेंबली छोड़ने पर मुत्तफिक नजर आए। वफ्द स्पीकर चैम्बर पहुंचा, मगर वहां परवेज अशरफ को न पाया। स्टाफ ने अरकान को देखकर गेट बंद कर लिए। बताया गया, साहब तो घर पर हैं। स्पीकर के रहे फरार इख्तियार करने पर PTI रहनुमा बरहम हो गए। हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी की। परवेज अशरफ को भी आड़े हाथों ले लिया। अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। अरकान ने वासे कर दिया, स्पीकर को भागने नहीं देंगे। हर रोज असेंबली आएंगे, हर सूरत तमाम इस्तीफे मंजूर कराएंगे। बुलेटिन में आगे देखिए, कराची का सुल्तान कौन और बहानेबाजी या झूठ। तो नाज़रीन, पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा? PTI और विफाक में नई जंग जारी है। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। पार्लिमानी कमेटी के पास इत्तफाक राय के लिए सिर्फ आज का दिन बाकी है। रात 10:10 तक नाम फाइनल ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। परवेज इलाही ने कहा, निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जंग। हुकूमत और अपोजिशन में अब तक किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। डेडलॉक बरकरार। 2 रोज पहले ही जाया हो चुके। आज आखिरी दिन, नाम फाइनल करना होगा। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में आज बैठक लगेगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त हुकूमती, जबकि मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और मलिक नदीम कामरान अपोजिशन कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमती कमेटी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा, ब्यूरोक्रेट अहमद नवाज सुखेरा, अपोजिशन ने मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज किए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जेर सदारत अहम इजलास। परवेज इलाही ने कहा, निगरान वजीर आला की नामजदगी पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मोतबर नाम पेश किए। नून लीग के पेश किए गए नाम मुतनाज़ा हैं। ये इंटेंशनली इत्तेफाक नहीं करेंगे, ये गलत किस्म के बैड रिप्यूटेड और अनरेलेवेंट जनाब लोगों को ये प्रेजेंट करेंगे। उसके ऊपर ऑब्वियसली
कंसिक्वेंटली इत्तेफाक नहीं होगा, एंड पे जाके इलेक्शन कमीशन के हाथ में जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में है वो आपको पता है। आज रात 10:10 तक नाम फाइनल ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। कौन होगा पंजाब का निगरान वजीर आला? स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन के निगरान वजीर आला के नामों पर मुशावरत जारी है। हुकूमत की जानिब से नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा के नाम ज़ेर बहस हैं। आरिफ मलिक बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम जानेंगे इजलास के हवाले से। जी आरिफ। जी, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आला की कमेटी है पार्लिमानी, उसका इजलास शुरू हो चुका हुआ है और दोनों तरफ से जो तीन पार्लिमानी कमेटी के निगरान हैं, हुकूमती और अपोजिशन के, वो पहुंच चुके हुए हैं और इस वक्त मुशावरत अमल जारी है। दोनों जानिब से जो निगरान वज़ीर आला के नाम दिए गए थे उनके ऊपर मुशावरत की जा रही है और जो मुस्लिम लीग नून है उनका फैसला है कि जो उन्होंने नाम दिए हैं उसी पर कायम रहेंगे, उनके नाम तब्दील नहीं हो सकते। और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ ने जो नाम दिए हैं वो भी उन्हीं के ऊपर कायम है और कह रहे हैं कि हम यही इसी नाम के ऊपर कंसीडर करवाएंगे और हम इसी नाम के ऊपर कायम है। जो हमारे नाम है वो बेहतरीन नाम है, जो जिनमें अहमद नवाज सुखेरा है, नवीद अहमद चीमा है, जो बेहतरीन सर्विसेज कर चुके हैं, उनका क्रेडिबल नाम है। हम इन नाम के साथ खड़े हैं। और जबकि अपोजिशन की तरफ से आज चीमा का नाम है और सैयद मोहसिन नकवी का नाम है, तो इन चारों नामों के ऊपर जो है मुशावरत का अमल जारी है और काफी कुछ देर बाद जो है इसके अनाउंसमेंट हो जाएगी कि क्या इनका इसके ऊपर इत्तेफाक हो सका है या नहीं हो सका, या डेडलॉक बरकरार है। इसका फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा और आज आखिरी दिन है मुशावरत का, रात 10 बजे का टाइम है। इसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाएगा। अगर आज ये नाम फाइनल नहीं होता तो मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक, आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और रूस के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। तेल और गैस के शोबे में तिजारत के मुआहदे को मार्च 2023 में हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, इक्तिसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन के 8वें इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। रूस से सस्ता तेल और LNG खरीदारी के मामले पर पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास हुआ। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती लेन देन का ऐसा ढांचा बनाया जाएगा कि दोनों मुल्कों को फायदा हो। दोनों मुल्कों के दरमियान कस्टम के शोबे और कस्टम से मुतालिक डेटा शेयरिंग के मुआहदे भी हुए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और रूसी मुतालिका अथॉरिटी के दरमियान ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। और मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में खारिजा ताल्लुकात पर सेमिनार के दौरान सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर खिताब करते हुए कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तीसरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। कोरोना के बाद दुनिया पर बहुत असर पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पजीर मुल्कों को भी सामने रखा जाएगा। Democratic frameworks that are used to channel differences but reach consensus and conclusion are being stressed, fraught, undermined, rendered ineffective as a result of hyper-partisan, hyper-polarized politics at home. Here at WEF, I believe we're discussing, there's a lot of discussion about what the new world order will be, or how, even in the context of our new Helsinki, how do we work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के मजीद इस्तीफे पीर को मंजूर होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद इस्तीफों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अरकान की फहरिस्तें भी तैयार होना शुरू हो गई हैं। मजीद इस्तीफे मंजूरी पर PTI अरकान की तादाद कलील रह जाएगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इस वक्त फिगर्स आए हैं हमारे सामने उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद इस्तीफों के बाद कम हुई है। 131 अरकान को तस्दीक के लिए तलब किया गया था। स्पीकर की बार बार तलबी के बावजूद भी अरकान पेश नहीं हुए। ये कहा गया 131 अरकान में से 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के साथ ही अपोजिशन जमात के मेंबरान की तादाद 50 के करीब रह गई है। अगर तहरीक इंसाफ के 50 के करीब मजीद अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए तो PTI के जो अरकान हैं वो मुनरिफ अरकान के अलावा कलील तादाद में है। अब डिपेंड करता है स्पीकर पर कि वो किस तरीके से इस मामले को देखते हैं।
ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे मामला अब आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। और अब जिक्र कराची में बल्दियाती इलेक्शन का, जिसके नतायज मुअम्मा बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन ताहाल हतमी नतायज मुरतब ना कर पाया। सियासी जमातों के दावे भी जारी हैं। इल्जामात भी कम तरीन टर्नआउट के बावजूद हैरान कुन ताखीर ने कई सवालात को जन्म दे दिया। अहले कराची ताहाल ऊंट किसी करवट बैठने के मुंतजिर हैं। आरओज़ के पास रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर अगले दिन इंतजार की घड़ियां तवील होती गईं, मगर नताइज फाइनल न हो सके। आपने पढ़ गए जबान में क्या घड़ी के टिक टिक पर नजरें टिकी हैं। सियासी जमातों के दावे बढ़ते जाते हैं। इल्जामात की जंग है कि रुकने का नाम नहीं लेती। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता वर्कर्स हैं। इसका तो मतलब ये है कि ये जमहूरियत ना हुई, इंतखाब ना हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हम इनके कदमों में बैठे हैं और ये हमें खैरात दें। सिंपल मेजॉरिटी तो अभी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। सियासी बयानबाजी के साथ सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के शाहीन तवील होती गिनती को कुछ इस तरह देखते हैं। गिनती किसके लिए उल्टी गिनती साबित होगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार। फिलहाल तो अहले कराची का मुकद्दर है इंतजार, इंतजार और इंतजार। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए कराची वाले जाएं तो कहां। और ट्रेन जद में आ गई। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिर्फ 15 मिनटों में। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। दिस हाफ आवरली क्लॉक is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. अगर नियतें दुरुस्त हैं तो 5 मिनट में निगरां वजीर आला का फैसला हो जाएगा। स्पीकर सिफ्तैन खान कहते हैं मैं ना मानू की रट पर मामला खराब हो जाएगा। PTI अरकान के मजीद इस्तीफे पीर को मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, फहरिस्त तैयार। इस्तीफों के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PAC चेयरमैन का मुतालबा खत्म हो जाएगा। PTI निगरां सेटअप में मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकेगी। प्लीज PSL के फ्री टिकट्स ना मांगे। नजम सेठी की तमाम दोस्तों और अरबाब इख्तियार से दरखास्त। मजीद बोले कोई भी किसी खिलाड़ी और कोच की सिलेक्शन के लिए सिफारिश ना करे। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। सैलाब आया, सारे नुकसान थे। दी वजह कि कॉलोनी बनाई गई, स्कूल भी है, मदरसे भी हैं, सिलाई सेंटर भी हैं, सारे बच्चों की तलीम भी फ्री है, डिस्पेंसरी दे दवा इलाज वो भी फ्री है, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हर किस्म का। असा मलिक रियाज बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें सारे नस्लों को सवार है। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ।
बर्ग नेचुरल लोशन आपकी ड्राई स्किन को स्मूथ और सिल्की बनाए। बर्ग नेचुरल लोशन अ परफेक्ट ग्लोइंग मॉइस्चराइजर। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। बर्ग नेचुरल लोशन आपकी ड्राई स्किन को स्मूथ और सिल्की बनाए। बर्ग नेचुरल लोशन अ परफेक्ट ग्लोइंग मॉइस्चराइजर। अजूबा ब्यूटी क्रीम दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2, जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम मुताल्लिका इदारों से मंजूर शुदा। बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। हम डाल रहे हैं बुनियाद नए शहरों की, लिख रहे हैं दास्तान नए जहानों की। एक नई रोशनी, एक नया जहां। मोर लाइफ, मोर ग्रैंड, मोर बहरिया टाउन। बहरिया टाउन कराची 2, बुकिंग ओपन फ्रॉम 5th January। सर्दियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, मगर सर्दियों में स्किन इतनी ड्राई और डल। विंटर्स की ज्यादा ड्राई स्किन को चाहिए ज्यादा मॉइस्चर। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन ड्राई स्किन को कहे बाय बाय। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स। 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। मुसाफिरों की खुशी की खातिर, नदारों की दाद रसी की खातिर, कुशादा दस्तरखान सजे हैं, अपने इन प्यारों के पेट भरे हैं। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। बहरिया टाउन कराची 2, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स। 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिर्फ 15 मिनटों में। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2, बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। अजूबा ब्यूटी क्रीम दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। बोल न्यूज। ब्लीनी हेयर कलर बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। ब्लीनी हेयर कलर हर रंग में लगो यंग। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2, बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। Feel good,
real good. Fresh whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection, gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिर्फ 15 मिनटों में। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी कदीम नुस्खा जदीद तहकीक गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिर्फ 15 मिनटों में। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करते हैं इमरान खान के खिलाफ शहबाज हुकूमत की मुसलसल नाकामी। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोल न्यूज लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नवाज शरीफ इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से भी गैर मुतमईन हैं। कहा पंजाब में बाज फैसले दुरुस्त नहीं थे जिसकी वजह से सियासी नुकसान हुआ। एक के बाद एक नाकामी। लंदन में लग गई नवाज शरीफ को परेशानी। ना शहबाज, ना राना, ना ही इसहाक डार काम आए। अब सब मरियम का साथ दें। नवाज शरीफ ने पार्टी की नई ड्यूटी लगा दी। बोल न्यूज नवाज शरीफ की जेर सदारत लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से भी गैर मुतमईन। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, मेरी बात मानते और इमरान खान को मुद्दत पूरी करने देते तो हालात मुख्तलिफ होते। पंजाब में बाज फैसले दुरुस्त नहीं थे जिसकी वजह से सियासी नुकसान हुआ। अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात चाहता हूँ। सब लोग मरियम नवाज के हाथ मजबूत करें। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं, बेहतर फैसले करने होंगे। इमरान खान फायरिंग केस के मुलजिम ने JIT के खिलाफ वजारत दाखिला में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीराबाद हमला केस की JIT पहले दिन से सियासी बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। JIT के मेंबरान के दरमियान बदनीयती की बुनियाद पर इख्तिलाफात की सरकारी खत में तस्दीक हो चुकी है। छोड़ दिया। खबर है सिब्बी से, जहां पर दहशतगर्दी मच के करीब रेलवे ट्रैक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ। जाफर एक्सप्रेस जद में आ गई। इंजन समेत 8 बोगियां पटरी से उतर गईं और 15 हो गए। इंजन खाई में जा गिरा। 7 बोगियों को निकाल लिया गया।
क्वेटा की 30 लाख आबादी के लिए शहर में 30 पब्लिक बैतुल खला भी मौजूद नहीं है और जहां बैतुल खला मौजूद हैं वहां भी पब्लिक टॉयलेट माफिया ने कब्जा कर रखा है जो आवाम से 20 से 30 रुपए वसूल करते हैं। तफसीलात दानिश मुराद से। क्वेटा की 30 लाख आबादी के लिए शहर में 30 पब्लिक टॉयलेट्स भी मौजूद नहीं और जहां पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद हैं वहां माफिया काबिज है जो आवाम से पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करने के बाद फीस वसूल करती है। न सिर्फ ये मकाम बल्कि शहर के दीगर मकामात की सूरत हाल भी इससे जो ज़रगून रोड है इससे मुख्तलिफ नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि शहर के तमाम से जो मकामात है जहाँ पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद हैं वहाँ आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है। ये तो हुकूमत की फॉल्ट हम लोग को नज़र आ रहा है। हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। पब्लिक टॉयलेट्स कई पर मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर गंदगी होती है। टॉयलेट है लेकिन उनमें सहूलियात नहीं है। जो मतलब बाहर बैठकर माफिया चलाते हैं तकरीबन 20 रुपए, जो मतलब मुसाफिर लोग आते हैं उनमें से 20 रुपए, मतलब हर किसी से 20 रुपए लेते हैं और सफाई वगैरह का काम ही नहीं है इधर। हुकूमत को चाहिए कि ये आवाम के लिए थोड़ा एक सेट बीच में बनाया हुआ है, सेट में बना के और फ्री बनाए। गरीब लोग जो है कहाँ जावे, जब आवाम का आप खिदमत नहीं कर सकते तो फिर तो गलत बात है। पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से अवामी शिकायत अपनी जगह, लेकिन जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आइए मेट्रोपॉलिटन हुकाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। पुराने पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ जो कब्ज़ा हुए, हमने काफ़ी सारे जो है वो उनका कब्ज़ा छुड़वाया है, हम उनको रिवाइव कर रहे हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है वो काम कर रहे हैं, काफ़ी एडवांस्ड स्टेजेस पे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको दोबारा शुरू करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए अपने वो जो तमाम टॉयलेट्स थे जो कब्ज़ा हुए, जो नॉन फंक्शनल थे, उनको दोबारा इंशाल्लाह बहाल करेंगे। इस वक्त मैं सरियाब फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हूँ जहाँ निजी तंजीम की जानिब से 4 पब्लिक टॉयलेट्स कायम किए गए हैं, लेकिन अदम तवज्जही के बायस इनकी हालत इंतहाई नागुफ्तबी है। जिलाई इंतजामिया और दीगर तंजीमों की जानिब से जब तक ये मसाइल हल नहीं किए जाते बोल न्यूज़ इनकी निशानदही करता रहेगा। कैमरामैन अब्दुर्रज़ाक नादिर के साथ दानिश मुराद, बोल, क्वेटा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का। और ब्रेक के बाद देखिए भारत की चोरी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। ब्लीनी हेयर कलर बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। ब्लीनी हेयर कलर हर रंग में लगो यंग। चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन, कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। अजूबा ब्यूटी क्रीम, दाग धब्बे और छाइयाँ रिमूव करे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। बर्ग नेचुरल लोशन आपकी ड्राई स्किन को स्मूथ और सिल्की बनाए। बर्ग नेचुरल लोशन, अ परफेक्ट ग्लोइंग मॉइस्चराइजर। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिर्फ 15 मिनटों में। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच। बहरिया टाउन, कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. Feel good.
अशरफ का लंगजॉल, नजला जुकाम हो या खांसी, लीजिए 1 स्पून, रहिए पुरसुकून। लंगजॉल शुगर फ्री में भी दस्तयाब है। ये तो बिल्कुल अपने बम पर गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। ये लको कारखाना, ये बताओ कि इसे पोलियो के कतरे पिलवा दिए? लाला, इन कतरों के बारे में लोगों से बहुत समय, क्या जरूरत है इन कतरों की? लोगों को छोड़ो लाला, मुझे देखो, जिसे माँ बाप का सहारा बनना था वो आज पोलियो की वजह से खुद माँ बाप के सहारे पर है। कौन? पोलियो टीम, हम बच्चों को कतरे पिलाने आए हैं। ये दस्तक तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है। सिर्फ पोलियो के कतरों के जरिए इस मर्ज से बचा जा सकता है। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। घर सनत सिलाब दे विच लुड़ गया ही। मलक रियाज साहब ने मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे घर हैं। बच्चों के लिए हाई स्कूल भी बनाया, मस्जिद बनाई उन्होंने और डिस्पेंसरी बनाई हुई ने। अल्लाह ताला इन्हें देरगा सलामत रखे। जिन्हें गरीबों वास्ते मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। आजकल की सूरत हाल में आप जैसे जोड़ों के लिए खानदानी मंसूबासाजी लाजमी है। तिब्बी सहूलियात सैलाब से बहुत मुतासिर हुई हैं। ऐसे में माँ और बच्चे की सेहत बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए आज के वक्त है मंसूबा साजी का। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लिए अमेरिका के 3 शहर शॉर्टलिस्ट, फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और ऑकलैंड को मुंतखब कर लिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के अमेरिका और वेस्ट इंडीज मुश्तरका मेजबान हैं। पाकिस्तान का मैच अमेरिका में कराए जाने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लिए अमेरिका के 3 शहर शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस और ऑकलैंड को मुंतखब किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के अमेरिका और वेस्ट इंडीज मुश्तरका मेजबान हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। गर्लफ्रेंड को माइकल क्लार्क ने थप्पड़ मार दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक क्वींसलैंड पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। वीडियो में माइकल क्लार्क को दोस्त के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। पार्क में होने वाले झगड़े में क्लार्क की दूसरी करीबी दोस्त और दीगर अफराद मुदाखलत भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहाल वाकये के हवाले से किसी को चार्ज नहीं किया गया। 7 रोजा हुंजा विंटर फेस्टिवल का इख्तिताम हो गया। मौसीकी और रिवायती रक्स ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मकामी पकवानों से शुरका लुत्फ अंदोज हुए। सात रोजा विंटर फेस्टिवल, आइस हॉकी का फाइनल हुंजा ने जीत लिया। इवेंट में एक मैच रखने पर खवातीन खिलाड़ी नाराज हो गईं। हमें जीबी से उम्मीद नहीं थी कि वो हमें इस तरह से इग्नोर करेगी। हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये नहीं थी। हमारी फ्यूचर आप एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आप बॉयज़ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आप उनके लिए ला रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए भी यही करें। शुरका ने मुस्तकबिल में आइस हॉकी लीग के इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमें आगे आने वाले वक्तों में यही नज़र आता है कि जैसे PSL जैसे मैचेस क्रिकेट के लीग्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, या दुनिया भर में फुटबॉल के लीग्स होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान एक मेन हब बनने जा रहा है। मौसीकी के तड़के ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। रवायती रक्स ने समा बांध दिया। मुकामी पकवानों से मेहमानों की खूब तवाज़ो की गई। शुरका ने मारखोर और बर्फानी चीते के साथ सेल्फियां बनाई। इख्तितामी तकरीब में आसमान पर कौसो कज़ा के रंग बिखर गए। दिलकश अंदाज, मधुर आवाज। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने मेहदी हसन का गाना मुझे तुम नजर से गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। दिलकश साड़ी में गुलकारा का अंदाज सबको भा गया। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो,
मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। हम डाल रहे हैं बुनियाद नए शहरों की, लिख रहे हैं दास्तान नए जहानों की। एक नई रोशनी, एक नया जहां। मोर लाइफ, मोर ग्रैंड, मोर बहरिया टाउन। बहरिया टाउन कराची 2 बुकिंग ओपन फ्रॉम 5th January। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान एक साथ। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। हुस्न का अजूबा दिखने के लिए टाइम नहीं लगता। अजूबा ब्यूटी क्रीम हर रात सिर्फ 2 मिनट चेहरे पर लगाएं। दाग धब्बे और छाइयां रिमूव करें। अजूबा ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान एक साथ। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। एक हमारा जमाना था कि हमने 6 बच्चे पाले। सही बात है। और आजकल की लड़कियां हमारी जैसी हो ही नहीं सकती। ये हमारी तरह हो भी नहीं सकती और इसे होना भी नहीं चाहिए। जमाना बदल गया है, वो फैसले हमारे थे, इन्हें अपने फैसले खुद करने। और हमारा फैसला है अपने वसाइल और बच्चों की पैदाइश में तवाज़ुन, ताकि हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। हुस्न का अजूबा दिखने के लिए टाइम नहीं लगता। अजूबा ब्यूटी क्रीम हर रात सिर्फ 2 मिनट चेहरे पर लगाएं। दाग धब्बे और छाइयां रिमूव करें। अजूबा ब्यूटी क्रीम। सैलाब आया सारे नुकसान थे दी वजह किते कॉलोनी बनाई गई है। स्कूल भी है, मदरसे भी हैं, सिलाई सेंटर भी हैं। सारे बच्चों की तलीम भी फ्री है, डिस्पेंसरी दे दवा इलाज वो भी फ्री है। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हर किस्म का। असा मलिक रियाज बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें सारे नस्लों को सवार है। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2 जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम मुताल्लिका इदारों से मंजूर शुदा। बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। बहरिया टाउन कराची 2 जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम मुताल्लिका इदारों से मंजूर शुदा। बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम, एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो। यूफोन 4G पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क।
गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. Feel good. It's easy and smooth. It's Nissa hair removal cream. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवल क्रीम। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिर्फ 15 मिनटों में। बर्ग 24 के गोल्ड क्रीम ब्लीच। बहरिया टाउन, कराची 2, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। It's gonna be easy, yeah, yeah. It's gonna be easy. Hair glamour, easy with Easy Color. Easy Color professional hair color. Easy color. अशरफ का लंगजॉल, नजला जुकाम हो या खांसी, लीजिए 1 स्पून, रहिए पुरसुकून। लंगजॉल शुगर फ्री में भी दस्तयाब है। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम एवोकाडो, एलोवेरा और पर्ल एक्सट्रैक्ट के साथ। नूर हर्बल ब्यूटी क्रीम। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओं का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। बहरिया टाउन, कराची 2, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स, 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिसेज से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। लासानी अरके महजल के साथ, नाम भी लासानी, मयार भी लासानी। लासानी अरके महजल, बिलीव मी इट वर्क्स। लासानी। हुस्न का अजूबा दिखने के लिए टाइम नहीं लगता। अजूबा ब्यूटी क्रीम हर रात सिर्फ 2 मिनट चेहरे पर लगाएं। दाग धब्बे और छाइयां रिमूव करें। अजूबा ब्यूटी क्रीम। This hourly clock is brought to you by Autumn One, worth its weight in gold. पैंतीस PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। तहरीक इंसाफ के मजीद इस्तीफे पीर को मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, फहरिस्त तैयार। इस्तीफों के बाद कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और PAC चेयरमैन का मुतालिबा खत्म हो जाएगा। PTI निगरान सेटअप में मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकेगी। अगर नीयतें दुरुस्त हैं तो 5 मिनट में निगरान वजीर आला का फैसला हो जाएगा। स्पीकर सप्तान खान कहते हैं, मैं न मानूं की रट पर मामला खराब हो जाएगा। फरीकैन को हम आहंगी पैदा करनी चाहिए, आइन के मुताबिक चलना है। ख्वाहिश है आज कोई हल निकल आए। 6 रुकनी कमेटी का इजलास जारी। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री। महमूद खान की मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को दावत। शौकत यूसुफजई कहते हैं, वजीर आला ने अकरम दुरानी को CM हाउस बुला लिया है। PTI ने 6 नामों पर गौर किया। आइन, कानून और मुशावरत से फैसला करेंगे। सुना है इमरान खान का खौफ फैलाकर एस्टेब्लिशमेंट से सियासी हिमायत की जमानतें मांगी जा रही हैं। हम्माद अजहर का ट्वीट, लिखा इत्तलात हैं दुरुस्त फैसला साजी करने की ये शर्त रखी गई है। इन बोनों का जबरदस्ती का इख्तिदार भी इमरान खान की बदौलत है।
कराची का मेयर कौन? हाफिज नईम का पीटीआई के साथ बातचीत का इशारा। कहते हैं तमाम जमातों को लेकर चलेंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अली जैदी कहते हैं हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिब्बी में दहशतगर्दी, मच के करीब रेलवे ट्रैक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। जाफर एक्सप्रेस जद में आ गई, इंजन समेत 7 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 15 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पेशावर से आने वाली ट्रेन को सिब्बी स्टेशन पर रोक दिया गया। प्लीज पीएसएल के फ्री टिकट्स न मांगे, नजम सेठी की तमाम दोस्तों और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त। मजीद बोले कोई भी किसी खिलाड़ी और कोच की सिलेक्शन के लिए सिफारिश न करे, पीसीबी गैर मौसर होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। This headline news is brought to you by Feel Good, Real Good. and More Grant, more Bahariya Town. बहरिया टाउन कराची 2 महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। Feel good, real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. मलिक रियाज साहब ने ओल्ड एज होम बनाकर बहुत सारे लोगों को शेल्टर दिया है। हमारा स्टाफ है यहाँ पे जो कि प्रॉपर्ली उन्हें लुक आफ्टर करता है। ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान हम लोग यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। घर से भी अच्छा माहौल, यहाँ पर आकर के बहुत सुकून मिल गया हमें। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि IMF को FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर तशवीश है। जरा ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा किया जाए, ये IMF का मुतालिबा सामने आया है। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? बिल्कुल मुदस्सिर, रेवेन्यू जो है वो शॉर्टफॉल इस वजह से है कि इम्पोर्ट कंप्रेशन हुई है। इम्पोर्ट में कमी की वजह से रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल आया है उसकी वजह से IMF को काफी तहफ़्फ़ुज़ात है। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई ममालिक की जानिब से और इवन के जो पेरिस क्लब की जानिब से भी पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट पर कट लगाने की बात की गई थी और जो फैसले किए गए थे उस पर एतराज उठाया गया था। और उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल का सामना है और इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए अगरचे हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा, लेकिन जो इस वक्त इदारो शुमार ये बता रहे हैं, खुद चेयरमैन FBR ने कायमा कमेटी बराए खजाना को ये बताया था कि इम्पोर्ट में कमी की वजह से बड़े पैमाने पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना हो सकता है और FBR जो है अपना जो टारगेट है उसको मीट नहीं कर सकेगा। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि नजरसानी की दरख्वास्त जो की गई थी FBR की जानिब से IMF को, और वो जो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि IMF ने FBR की जो दरख्वास्त है उसको मानने से इनकार कर दिया कि जो टैक्स हदफ में तकरीबन 300 अरब रुपए कमी की दरख्वास्त थी का जो रवा माली साल का हदफ है उसमें 300 अरब। ठीक है उमर हयात, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर से आपको आगाह करेंगे कि असद उमर कहते हैं PDM टोले को अवाम का सामना करना पड़ेगा। MNAs इस्तीफे पेश करना चाहते हैं, ये डर कर छुप गए हैं। ऐसे हालात 1971 के बाद से नहीं देखे गए। मुल्क को जल्द से जल्द आम इंतखाबात की तरफ लेकर जाया जाए। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया। एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है इस गहरी खाई के अंदर जहां पे गिरा दिया गया और मजीद जिसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। और अब आप सुन रहे थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की गुफ्तगू। और एक खबर आपको लाहौर से देंगे जहां पर डिफेंस के निजी स्कूल में तालिबात में झगड़ा हुआ है। 3 तालिबात के ग्रुप का एक तालिबा पर बदतरीन तशद्दुद, तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज बोल न्यूज़ पर मुतासर तालिबा के वालिद की मुद्दत में
वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रियाज अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये डिफेंस का एक निजी स्कूल है जिसमें नशे से मना करने पर तालबा पर मुबैना तौर पर तशद्दुद जो है वह साथी लड़कियों ने किया है। तशद्दुद की वीडियो जो है वो अब सामने आ गई है। 3 लड़कियों को तालबात पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुकदमा तालबात की वालदा जो वालिद हैं इमरान की मुद्दत में दर्ज किया गया है और उन मुद्दत में जो FIR के मुताबिक बेटी की क्लास फेलो जो उनका ये कहना था कि जन्नत आवारा और नशे का शौक रखती है और मुल्ज़मा जन्नत मेरी बेटी को नशे में मुलव्वस करना चाहती थी, जो FIR के मुताबिक है। जन्नत ने अपनी बहन कायनात हमामा और नूर रहमान के साथ मिलाकर मेरी बेटी पर कातलाना हमला किया और मुल्ज़मान ने बेटी के सोने की जो चेन थी वो भी चुरा लिया और तशद्दुद करके अदमुआ कर उसे छोड़ दिया। वाकई में मुलव्वस किसी भी लड़की को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, ताहम पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज किया है और अभी तक किसी भी मुल्ज़म को गिरफ्तार नहीं किया। जी ठीक है, रियाज अवान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नकालों से होशियार दूध से प्लस मलट्ठी खरीदते वक्त लासानी का लोगो, दूध से प्लस मलट्ठी में प्लस का निशान और बोतल पर प्लास्टिक श्रिंक लेबल लाजमी देख लें। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी दूध से प्लस मलट्ठी लेके आना। घर सनत सिलाब दे विच लुड़ गई आई मलक रियाज साहब ने मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे घर हैं। बच्चों के लिए हाई स्कूल भी बनाया, मस्जिद बनाई उन्होंने और डिस्पेंसरी बनाई हुई ने। अल्लाह ताला इन्हें देरगाह सलामत रखे। जिन्हें गरीबों वास्ते मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स 4 साल की आसान इकसात। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच और बहरिया टाउन के लोकल और इंटरनेशनल ऑफिस से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स बुक नाउ। स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। हम डाल रहे हैं बुनियाद नए शहरों की, लिख रहे हैं दास्तान नए जहानों की। एक नई रोशनी, एक नया जहां। मोर लाइफ, मोर ग्रैंड, मोर बहरिया टाउन। बहरिया टाउन कराची 2 बुकिंग ओपन फ्रॉम 5th January। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा सूबा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो चुकी है। निगरां हुकूमत के लिए सेटअप हो रहा है, जबकि कौमी असम्बली में जब वापसी का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वहाँ से इस्तीफ़ों की मंजूरी का काम शुरू हो गया। पहले D सीट हो गए 35 अरकान और उसके बाद अब 30 के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। पीर तक बाकी भी तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो कौमी असम्बली से फारिग हो जाएंगे। अब अपनी मर्जी का सेटअप किया जाएगा, निगरान सेटअप। अगर इलेक्शन की जानिब कोई मामला जाते हैं, PAC की जो चेयरमैनशिप है उसके लिए भी अब अपनी मर्जी के साथ ही जो चलाया जा रहा है मामला। इस वक्त भी नूर आलम खान, जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या है, जो भी है, वो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, लेकिन अब अपनी मर्जी के साथ तमाम तर चीज़ें PDM की हुकूमत करने के लिए आसान हो गई है। क्या इसके बाद अब आम इंतखाबात की राह में जो लग रहा था कि रुकावटें हैं वो दूर हो गई हैं या मज़ीद बन जाएंगी? क्या आम इंतखाबात नहीं होंगे? ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में ही ये दोबारा से असम्बली बनेगी? क्या होगा? ये इस वक्त $1 मिलियन सवाल बन चुका है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हैं, तीसरी जो बड़ी असम्बली है यानी कि कौमी असम्बली है, वहाँ से इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। तो कौम इंतखाबात में 60 से 70% तक अब जा रही है। तो क्या अब आम इंतखाबात की जानिब फिर अक्टूबर तक, अगस्त तक जाया भी जाएगा, या जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अब शायद ये हुकूमत किसी न किसी तरह से ये कहे कि मुल्क में हालात इस वक्त खासे अबतर सूरत हो गए हैं, तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी के लिए मज़ीद वक्त भी होगा, तो वो आइन की सूरत में भी वहाँ से निकाल लिया जाएगा, यानी मज़ीद 1 साल की मुद्दत में इजाफा भी हो सकता है। ये अब अगले आने वाले वक्त में हुकूमत का ये फैसला होगा कि क्या करना है, क्योंकि अपोजिशन करने वाला तो असम्बली में एज सच कोई मौजूद नहीं होगा।
तो अब ये तमाम तर जो मामलात हैं, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तकरीबन 4 दिन पहले तक बड़ी फ्रंट फुट पर खेल रही थी, क्या इसके बाद वो बैक फुट पर हो गई है? अब उसकी सिचुएशन क्या है? वो तो अब आम इंतखाबात की सूरत की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जितने भी उनके मेंबरान असम्बली हैं वो सब के सब अब कौमी असम्बलियों से भी, सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो PDM की हुकूमत है वो निस्बतन कौमी असम्बली में बैठ कर अपने तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन लड़ेगी। ये एक बारल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, पहले इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे थे, अब आप इस्तीफ़ों की बारिशें कर रहे हैं मंजूर करके उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या वजह हुई है कि इमरान खान ने कहा हम वापस आ रहे हैं और आप PTI कहती है डर गए हैं कि अब इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए? नहीं, वो तो देखें, इमरान खान साहब और PTI का अपना मौक़िफ़ ये था और बार बार वो मुतालबा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। वो कह रहे थे क्यों नहीं मंजूर किए जाते हमारे इस्तीफे, और वो वापस जो आ रहे थे, वापस कौन सा आके उनको पार्टिसिपेट करना था नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स में, वो तो आके वो उनका मुतालबा ये था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। उनका मुतालबा हमने मान लिया, तो इसमें यह है कि देखें क्या ये अजीब इनकी मंतिक है, बात उनकी माने तब भी नाराज, ना माने तब भी नाराज। ये क्या बात है? पहले इस बात पे नाराज थे कि इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए जाते, अब इस पे नाराज है कि इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए। तो उनसे पूछ लें कि उनका असल मौक़िफ़ क्या है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कोशिश करते हैं PTI का मौक़िफ़ भी लेते हैं इस मामले पे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि अब तकरीबन ये 70 तो ये हो गए हैं, मज़ीद भी आप कर देंगे 125 के करीब वो तमाम लोग PTI के वो फारिग हो जाएंगे इस असम्बली से। अब कौमी असम्बली में 125 नशिस्तों पर इलेक्शन, उसके साथ साथ फिर यहाँ बाकी सबसे बड़ा सूबा जो आपका भी सूबा है पंजाब, वहाँ पर इलेक्शन, फिर KPK में इलेक्शन। तो ये एक आम इंतखाबात की जो सूरत बन गई है, तो आम इंतखाबात की जानिब आप इस साल में जाएंगे या वो भी फिर डिले है? नहीं, देखें, कौमी असम्बली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबाई असम्बलियों को अगर उन्होंने डिजॉल्व किया है, करवाया, तो उसके आइन के मुताबिक सारा अमल होगा। इलेक्शन जो होंगे तो बिल्कुल आइन के मुताबिक होंगे। कौमी असम्बली का जो है वो देखें, वो आइन की जो आइन ने दी हुई है मुद्दत, वो पूरी करेगी कौमी असम्बली जी, और अपने वक्त पे इलेक्शन होगी। मतलब वक्त पर इलेक्शन होंगे। लेकिन सर, सबसे बड़े सूबे में सूबाई असम्बली का इलेक्शन, आप नहीं समझते कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन में अगर की सूरत में रख के इस पर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर PTI जीत जाती है, वो हुकूमत बना लेती है जैसे उनके पास हुकूमत थी, तो सर पंजाब की ही जो जीत है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए अहम होती है। आप नहीं समझते कि ये किसी तरह नुकसान होगा? PTI कहती है कि हम जीत गए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आम इंतखाबात जीतना। मैं तो देखें, ये जो है ना, ये इन मफरूजों पे मैं यकीन नहीं रखता। कौम क्या इनकी करतूत भूल गई है? इनकी लावी महंगाई और बेरोजगारी कौम भूल सकती है? इनके जो यू टर्न है वो कौम भूल सकती है? इनकी बदजुबानी और गालम गलोच कौम भूल जाएगी? तो किस तरह आप कहते हैं कि ये जो है अगर वो जीत गए, जीत कैसे गए? सही कौम जो इतनी सर हालिया डॉक्टर साहब 20 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में जीत गए थे, PTI ने वो जीत के दिखा भी दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर, पहले 35 सब 35 को कहते हैं, बाकी मानदा भी पीर तक तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। आप तो सर वापस जाने का प्लान कर रहे थे कौमी असम्बली में, लेकिन अब वो इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं आपके। अर्ज ये है, हमारा पहले दिन से ऑब्जेक्टिव था नए इलेक्शंस का हसूल, उसके लिए हमने इस्तीफे दिए थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने पंजाब असेंबली की तहलील और फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील का कदम उठाया, जो लोगों के ख्याल में था कि ये नहीं कर पाएंगे, वो हो गया। आज हम ये कह रहे थे कि देखिए, स्पीकर साहब ने एक दो अमली की है। कभी वो कहते हैं कि मैं इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मैं खुद तसल्ली ना करूं, लोग मेरे सामने पेश ना हों, और यही अदालती फैसला है, यही तरीकाकार है, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। और फिर आप देखते हैं कि वो किस्तवार ये सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जी आपने 11 पहले किए, 35 फिर किए, और आज जब हमारा इजलास हो रहा था
और मशावरत हो रही थी अगले लाएमल के बारे में, तो खबर आई कि 35 और कर दिए। तो अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है और तो उसी असूल पे जो बकिया मानदा रह गए हैं वो भी कबूल कर ले आप। सही। तो ये ताकि मामला खत्म हो जाए। हम तो चाह रहे थे इस्तीफा देना। तो सर आप चाह रहे थे, उन्होंने अब इस्तीफे मंजूर हो गए। अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपका भी, और निसार चीमा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर चलते हैं, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूएई में हो रही है, मेरे साउथ अफ्रीका में भी हो रही है। सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं। उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज एंड वैल्यू। So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. अब ये है जी कि there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans, and so you'll get to see all our stars in action. अब जो ओपनिंग सेरेमनी है दैट विल बी इन मुल्तान। अब बड़े लोग पूछते हैं जी कि मुल्तान में क्यों करने जा रहे हैं। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जी कराची में भी हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है। हर एक का हक है, हर फ्रेंचाइज का हक भी है और शहर का हक भी है। और मुल्तान इज़ वन ऑफ आवर टॉप सिटीज़ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, एंड नाउ जिस तरीके से वहाँ फ़ैन बेस डेवलप हो रही है क्रिकेट की, इट्स वंडरफुल। So I think it is only fair कि इस दफ़ा जो है मुल्तान should take pride of performance, और वो जीत भी चुके हैं एक PSL फाइनल। So 2 legs होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी। PSL की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है, और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस ईयर। उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है। इस PSL के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे। उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग, जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए। और ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें बाहर से भी टॉप विमेन खवातीन जो है वो आएंगी। सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन एज PSL प्रोग्रेसेस। उसके दौरान ये 3 मैचेस भी होंगे। अब स्पॉन्सर्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है HVL का, वो 2016 से हमारे साथ हैं। फिर बहुत सारे कमर्शियल पार्टनर्स हैं जिन्होंने PSL को सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, फ्रेंचाइजीज। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत तो फ्रेंचाइजीज की है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कंटिन्यू कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं। अपने एकेडमीज़ भी खोल ली है उन्होंने। यही रास्ता था कि गेम डेवलपमेंट को किया जाए। सारा काम, सारा बोझ PCB पे नहीं होना चाहिए। मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि फ़ैन्स बढ़ते जा रहे हैं, और फैंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मर्चेंडाइजिंग वो बढ़ती जा रही है। एंड आई एम डिलाइटेड बिकॉज PSL का मॉडल कामयाब हो ही नहीं सकता विदाउट फैंस। और जो जज्बा फैंस में है अब फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज एंड देयर टीम्स इज़ रियली वंडरफुल टू सी। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम चाहता हूँ कि समी कैन एलैबोरेट ऑन दोज, मगर क्योंकि मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, प्रेस रिलीज भी आ रही है विद मोर डिटेल्स। तो मैं ये चाहूँगा कि आई वांट टू कंग्रेचुलेट PCB की टीम जिसने ये सब तैयारी की है। अब हमने आके उसके अंदर कुछ इजाफे भी किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की हैं, और बड़ी अच्छी टीम यहाँ बन गई है जो कि अब PSL को 8 को चलाएगी। एंड आई थिंक दिस रियली जेन्युइनली द हैशटैग शुड बी कि ये यार ये तो दिस इज़ unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. Thank you, Chairman. मीडिया रिलीज आपके फोन्स के ऊपर आ गई होगी, बट इसके अलावा जैसे चेयरमैन ने कहा अगर आपका कोई सवाल हो तो डू आस्क मी। बाकरी और फिर जब आप 4 अबुल मरिंडोर स्कूल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उसमें 2 सवालों में आपने कहा था कि हम क्वेटा को मैच देना, और कमांडर साहब से भी बात हो गई है।
तो क्वेटा वेन्यूज़ के अंदर शामिल नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, हमारी जो पहली MC की मीटिंग थी उसमें ये बताया गया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट और को कमांडर साहब एक एग्जीबिशन मैच करवाना चाह रहे हैं वहाँ, और तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी वक्त मैंने फ़ोन उठाया और मैंने जनरल आसिफ गफूर से बात की तो उन्होंने कहा जी हमें एग्जीबिशन मैच चाहिए। तो उस पर मैंने उनसे ये कहा कि देखिए अभी तो वहाँ स्टेडियम का हाल क्या है वो आपको पता ही है वगैरह वगैरह, मगर अगर आप सब चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो एग्जीबिशन मैच तो हम बिल्कुल करवा देंगे, मगर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कोई PSL के एक आध मैच वहाँ करवा दें। तो वो तो खैर लगे जी इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आप ये ऐसे हो जाए कि नहीं, मगर उसके लिए PSL में और एग्जीबिशन मैच में बड़ा फ़र्क है, कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स बड़ी फ़र्क है। एक इंटरनेशनल लेवल है, एक डोमेस्टिक लेवल है। तो वो फिर उनसे जब बात हुई तो जब इंटरनेशनल लेवल की प्रिपरेशंस की तैयारी की बात हुई, बोथ इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन देयर ऑन द ग्राउंड एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़, तो फिर ये फैसला हुआ कि शायद इस साल इट विल बी प्रेमेच्योर और आप एग्जीबिशन मैच ही करा दें और PTV को कहें कि वो ब्रॉडकास्ट कर दे उसको। सो देन आई थिंक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन the Southern Command, the Balochistan government and PCB. Okay, we'll do the exhibition match with 2 teams and check out the situation. बड़ी दिन रात वहाँ मेहनत हो रही है इस वक्त एज वी स्पीक। हमारी एक टीम जा रही है या चली गई होगी, पहले भी हुआ है वहाँ और उनके रिव्यू हम करते रहे किस तरीके से वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ। सो आई थिंक वी कैन सर्टनली लुक फॉरवर्ड टू more productive situation or a more positive situation possibly next year. इस साल इतनी जल्दी करना, सब स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करना और बाकी जो इश्यूज हैं उनको हल करना turned out to be a little difficult. सर मेरा क्वेश्चन है, गुज़िश्ता साल कुछ फ्रेंचाइज मालिकान के और PCB मैनेजमेंट के कुछ इख्तलाफात थे और जो भी उसके बाद आपने एक मीटिंग भी कॉल की, तो क्या अब तमाम फ्रेंचाइजेस और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आप लोग एक पेज पर हैं? जी मैं तो बड़ा खुश हूँ इसका जवाब देते हुए। उसकी वजह यह है कि मेरा भी यही ख्याल था कि फ्रेंचाइजेस के और PCB के कुछ रनिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मगर मुझे उस मीटिंग में भी कोई इस किस्म की बात नहीं उन्होंने की और मेरा इंप्रेशन यही है कि एंड फिर जब मैंने डिटेल में गया बैक होम दफ्तर में तो पता चला वाई दे आर सो हैप्पी। उसकी वजह यह है कि उनको अब सेंट्रल पूल हमारा ठीक ठाक बढ़ गया इन द लास्ट ईयर अबाउट ओवर 60%, और एग्जैक्ट फिगर था थोड़े से ज़्यादा बट आई लीव इट एट दैट, और 95% ऑफ दैट नाउ गोज टू देम, थिंग्स आर लुकिंग आउट फॉर देम, सो आई डोंट थिंक देयर आर एनी मेजर इश्यूज बिटवीन अस नाउ। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर PL एनुअली तकरीबन 1 माह तक चलता रहता है और इसी में जो को स्टे करवाया जाता है तो ट्रैफिक मुतासर रहती है। बीच में ये प्लान हुआ था कि यहीं एक 5 स्टार होटल के लिए, वो बता दीजिएगा कहाँ पहुंचा और कब तक प्लान है, ताकि PSL क्योंकि देखना चाहते हैं मगर शहरी उस दौरान काफ़ी परेशान भी रहते हैं। थैंक यू। देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल है, उसकी वजह यह है कि पब्लिक का भी तो सोचना है। अब बात यह है जी कि मैं जब गया था तो कराची के लिए हमने एक प्लान बनाया था आगा खान फाउंडेशन के साथ और PIA के साथ और PCB 3 वे एक होटल बनाना था वहाँ। उसकी सारी लेग वर्क हमने कर लिया था, सब कुछ हो गया था। ज़ाहिर है फिर मैं चला गया, मैं अब आया हूँ तो मैंने पूछा उनसे कि भाई वो क्या हुआ उस प्लान का जो मैं बना के हम गए, इतनी मीटिंग्स हमने की उसके ऊपर, पता चला कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा अब यहाँ मैं आया हूँ तो पता चला यहाँ भी कोई इस किस्म के कोई प्लान्स बन रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल वो कहीं पहुँचे हैं और मेरा ये ख्याल है कि कहीं पहुँचेंगे भी नहीं वो, बिकॉज़ जिस किस्म की परमिशंस रिक्वायरमेंट है ना पेपरा की और ऑडिट की, इस किस्म की बिग प्रोजेक्ट के बड़ी हिम्मत चाहिए। कौन अपना नेक्स्ट टेक आउट करेगा, हर चीज़ के ऊपर सवाल खड़े होंगे ऑडिट के कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तो मसला नहीं बनता, तो इसलिए मुझे ये फ्रैंकली लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा। अगर कोई प्राइवेट पार्टी आके कोई कर ले ऑन इट्स ओन विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट तो वो शायद दैट माइट बी पॉसिबल, मगर हमारे साथ मिल के करना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। एक मैं कराची का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, 10 साल से ये इसके ऊपर बातचीत हो रही है, आना हो रहा है, जाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हुआ, अगेन बिकॉज ऑफ दिस इशू।
कि कुछ ज़मीन जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम है, वो आगा खान वाले कहते हैं कि पहले इसको क्लियर करो। वो ज़मीन जो है अपेरेंटली पीसीबी ने पिछले दौरों में किसी जजेस को दे दी, कुछ जर्नलों को दे दी। अब इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। तो हर जगह पे ऐसे ही इश्यूज होते हैं ज़मीन के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये जो लीज़ हमारी ज़मीन है वो भी हमने लीज़ की हुई है पंजाब हुकूमत से, तो वो भी जब लीज रिन्यूअल के लिए आएगी तो वो टाइट करेंगे हमें। तो ये इसलिए आई थिंक प्राइवेट पार्टीज थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखती हैं। हम लेफ्ट साइड से 3 सवाल लेंगे। रफ़ी खान आप सुन रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सारे ये कोशिश करेंगे कि ये जो एक हिजाब होता है ना नए आने का, ये बहुत जल्द खत्म हो जाए और आप बहुत जल्द हम में प्रॉपरली जम हो जाएं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी थी तो यहाँ बैठे हुए ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले हमारे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, अब मेरी भी दाढ़ी सफ़ेद है, तो ये नस्ल बैठी है हमारे पास, ये जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 में जब बनाई गई थी तो उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 अदवार हैं। जब पीपल्स पार्टी बनाई गई उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, आम आदमी की जिंदगी महदूद थी, इस मुल्क के मजदूर के हकूक नहीं मिल रहे थे और सनतकार जब चाहता था उसको फैक्ट्री से फारिग कर देता था। आम आदमी की कोई जिंदगी नहीं थी। बड़े बड़े चौधरी और लैंडलॉर्ड जो थे वो आम आदमी को पूरी तरह अपने बराबर का इंसान नहीं समझते थे, अपने बराबर बैठने की इजाजत नहीं देते थे। इस मुल्क के अंदर नौजवान तालीम से महरूम थे, सेहत की सहूलतों से महरूम थे, जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम थे और मुल्क का आलम यह था कि उस वक्त की हुकूमतों की बदौलत मुल्क अंदरूनी तौर पे दावे तो बहुत हुए कि मुल्क बड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन अंदरूनी हालत ये हो गई कि 1970 में मुल्क 2 लख्त हो गया। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। और दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनाब CM साहब और रिस्पेक्टेड पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, और जिसमें सबसे बड़ा मैं आपका रोल देख रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान को जिस दलदल में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूंगा। पहली चीज़ कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि मायशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जनीवा में, और कोशिश सब ने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे।
हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए हैं जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं हैं, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज़ अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मज़ीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। हर चीज़ महंगी होगी क्योंकि रुपया गिरेगा, और जब रुपया गिरेगा तेल महंगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा, और उसके अलावा जो भी हम समझते हैं कि जो बिजनेसेस, जो इंटरेस्ट रेट है वो स्क्वीज होती जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और बाकी चीजें आप कई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तरीका है, और उसमें आप सबकी इस मुल्क को अब मदद है, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो। उस मुल्क में कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखे हमें हुक्म है अल्लाह का कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी ज़िंदगी से सीखो। क्यों अल्लाह ने हुक्म किया था? कि उनसे बड़ा कोई कामयाब इंसान आया ही नहीं है, इस दुनिया में ना आ सकता है। और उन्होंने जो रियासत कायम की थी, ये याद रखें कि वो जो रियासत कायम की थी वो उस 2 सुपर पावर्स, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, उनके सामने घुटने टेक गया 10 साल के बाद। ये तारीख की फैक्ट बता रहा हूं। तो उन्होंने एक चेंज किया था, एक उन लोगों की जिनकी हैसियत नहीं थी उनको वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था, दुनिया की इमामत की थी। और ये तारीख में है, सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, हर साइंसेस में उन्होंने लीड किया था। तो उन्होंने जो सबसे पहले मदीना की रियासत में चीज कायम की थी, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ कायम किया था, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई जो तो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा।
ये है मेरे पाकिस्तान के वकीलों, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। इसके साथ जुड़ी हुई है मायशत। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। पाकिस्तान यहां इसलिए नहीं गिरा कि हमारे पास वसाइल की कमी है या इंसाफ की कमी है। आपके सामने है जो हो रहा है पाकिस्तान में, कि नामवर डाकुओं को, जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं, पुराने केसेस थे, अरबों अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। मुझे बताएं, दुनिया में मुझे कोई एक, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया क्रिकेट के जरिए 20-25 साल सारी दुनिया मैंने देखी है, बरतानिया में क्रिकेट खेला, उनका सिस्टम देखा। एक मुझे खुशहाल माशरा बता दें जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुझे एक बता दें जिधर ताकतवर ने, किसी एमएनए ने, मिनिस्टर ने, बड़े लोगों ने चोरी की हो पब्लिक के पैसे की और उसको माफी मिली हो। एक मुझे मुल्क बता दें जिसको एनआरओ दिया हो उन्होंने। तो हम तो वो कर रहे हैं कि हमारे 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि अगर ताकतवर चोरी करेगा और उसे नहीं पकड़ोगे और सिर्फ कमजोर को जुर्म में पकड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आपके सामने अब हालात है। इन्होंने जो मुल्क, और आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें, जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था अपनी 17 साल के बाद, तीसरे साल 5.7% ग्रोथ रेट और चौथे साल 6% ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, हमारी ज़राअत ग्रो कर रही थी 4.5% 17 साल के बाद, टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम थी, सर्विसेज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। उसको कैसे हुआ कि उसको आज आके यहां पाकिस्तान खड़ा हो गया? और ये इसकी वजह ये है कि कभी भी मुल्क में वो लोग जो एक मुल्क के इदारे तबाह करते हैं, वो आज तक कभी इदारे ठीक नहीं कर सके। जो लोगों ने मायशत पर 30 साल से तबाह कर रहे हैं, वो आज कैसे ठीक करना था उन्होंने? ये कौन सा ज़हन था जिसने पकड़ के इनको ऊपर बैठा दिया? तो आज अब अगला आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूं। आगे का रास्ता भी आपके हाथ में है। ये स्ट्रगल है पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, किसी को एनआरओ नाम देना। जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। और मैं आज आपको कहूं, क्योंकि मैं सबसे बेहतर बैरून मुल्क पाकिस्तानी को जानता हूं, सबसे ज्यादा उन्होंने मेरी मदद क्रिकेट के ज़माने से उनको जानता हूं। उसके बाद जब शौकत खान बनाए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की, नमल यूनिवर्सिटी तो उन्होंने मदद की, अभी सैलाब के लिए पैसे इकट्ठे किए तो आधा पैसा उधर से आया, आधा इसलिए नहीं आ सका क्योंकि सिस्टम नहीं था हमारे पास वो पैसे रिपैट्रिएट करने का, नहीं तो इससे भी ज़्यादा आना था। और आज सबसे जो हमारे ज़माने में जो चीज़, एक तो एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई, दूसरी रेमिटेंसेस। हमारे ज़माने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। जब हम 2018 में आए थे तो 19 अरब डॉलर रेमिटेंसेस थी। हम जब गए हैं 3.5 साल के बाद तो 21 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थी और बढ़ रही थी। तो ये जो आपका असासा, ये याद रखें, अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से स्वाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। ये अगर हमने इससे निकलना है, ये जो भी आज आपको कोई कह रहा है ना, दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट ले आए, वो मुझे समझाए कि हमारा जो डॉलर गैप है वो कैसे पूरा होगा। हमारा मसला क्या है कि हमने कभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ही नहीं लगाया। नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। जब ये 99 में गए थे तब भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब दौलत ही नहीं आ रही, डॉलर्स नहीं आ रहा, तो मुल्क खुशहाल कैसे होना है? तो हमने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो जो सबसे जो चीज़ कर सकते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। ये असल बात समझे। अभी तक वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे। जब उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, क्योंकि यहाँ कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो सरमायाकारी कैसे करेंगे? तो आप सब वो कम्युनिटी बैठी है जो बात समझती है मैं क्या कह रहा हूं।
मैंने आज तक कभी बरतानिया के अंदर जितनी मेरी 20-25 साल जिंदगी गुजारी, कभी किसी कब्जा ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैंने यूरोप में कभी कब्जा ग्रुप नहीं सुने, अमेरिका में कम्युनिटी कभी कब्जा ग्रुप नहीं है। ये मिडल ईस्ट में आ जाएं, यहाँ जो आपके वर्कर्स हमारे जो वहाँ काम करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में सुना है कब्जा ग्रुप है, कभी दुबई में सुना है कब्जा ग्रुप है। क्यों जाके पाकिस्तानी यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते, दुबई में चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, मलेशिया में फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं? क्यों पाकिस्तानी यहाँ से मर मर के निकलते हैं बाहर, कई दफ़ा फ्रॉडलेंट वीज़े लेके, लेकिन वहाँ जाके खुशहाल हो जाते हैं? बरतानिया में, यूरोप में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ उनकी मेहनत को फल मिलता है। यहाँ क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा बड़ा डाकू आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गया है और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। यानी कानून इन्होंने पास किया असेंबली में जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है डेमोक्रेसीज में। इसका कोई मिसाल नहीं है कि बैठ के इन्होंने एक शिक बाय शिक नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक एक मिनट से बच गया। और चोरियां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो करप्शन हमारे दौर के नहीं है, ये पुराने हैं। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया NRO2 देने का। अब मेरा सवाल यह है कि जब तक हम सब मिलके इस रूल ऑफ लॉ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, ये जहाद है, इंसाफ के लिए तो सारे अल्लाह के पैगंबरों ने जो जहाद, ये जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाद का हर कोई जहाद कहता है। जहाद की सबसे बड़ी चीज है नाइंसाफी, जुल्म का मुकाबला करना जहाद है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान का निजाम नहीं चल रहा। तो जब तक हम मिलके मुकाबला नहीं करेंगे कि ये जो लोग ताकतवर ऊपर आके बैठ गए हैं और कानून से ऊपर अपने आप को कर लिया, ये कैसे हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मैं अपनी FIR नहीं रजिस्टर करवा सका? मुझे बताएं, आम आदमी जो बात है मेहनत करके ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका ताकतवर से टाकरा हो जाए तो उसको कौन बचाएगा? मगरिब में उसको बचाते हैं। उनका जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है कमजोर को, जिसको इंसाफ कहते हैं। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया मदीना में। हजरत अबू बकर खलीफा बने, उनकी पहली स्टेटमेंट सुन लें कि कमजोर और ताकतवर को मैं कानून के सामने एक बराबर करूंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा। हजरत अली की पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, इंसाफ कायम करूंगा। बड़ी देर के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उसके कई सालों के बाद उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया। देखिए, इंसाफ का जो निज़ाम होता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आपने गुर्बत कम करनी है तो इंसाफ कायम करो। नेल्सन मंडेला कह रहा है। ये तो मेरा सबके लिए कि हमारे मुल्क में वो निज़ाम जिधर आजम स्वाति को, यानी एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पे, और सच्ची ट्वीट, जो एक पॉलिटिशियन का काम है करना, मेरा काम है कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो रहा हो तो मेरा काम है इसके ऊपर आवाज बुलंद करना। तो वह NRO2 कहता है कि जनरल बाजवा ने दिया है, उसके ऊपर उसके पोते पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। सुबह के 3 बजे उनके सामने नंगा करके बाहर में ले जाके उसको मारा गया, जुल्म किया गया उसके ऊपर। उसके बाद फिर उसके ऊपर 30 केसेस किए गए। मैं अपना केस FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, लेकिन उसके ऊपर सारे पाकिस्तान में, कोयटा में, सिंध में, कोयटा की सर्दी के अंदर एक कंबल के साथ उसको रख दिया। यानी एक 75 साल के आदमी से एक ट्वीट के ऊपर यह हुआ है। इसका मतलब कि वो इतना बड़ा फिरौन था कि इस मुल्क में वो इतना कानून से ऊपर था कि आप एक उसकी तनकीद नहीं कर सके। सारी मगरिब में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सारे अखबारों के अंदर आया कि पाकिस्तान के सेनेट को इस तरह किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई।
उससे पहले शहबाज गिल, फिर ये जो अरशद शरीफ से हुआ। तो ये तो हमारी लीगल कम्युनिटी की सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि हम इसके ऊपर स्टैंड लें। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया है, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो, या इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान से हमें तो बड़ी दोस्ती करनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, कोई फिक्र नहीं नजरिया पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। ये आज हालत आ गई है क्योंकि हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। अपना पैसा इन सारों ने बाहर रखा हुआ है और दूसरों को कह रहे हैं जी पाकिस्तान में पैसा भेजो। मैं अपनी आज आखिर में अपनी लीगल कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूं, देखें ये है जहाद, मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं समझता, ये इंसाफ की जहाद है जो मैं 26 साल पहले लेके निकला था, इंसाफ की तहरीक। मैं तब भी, क्योंकि मैं मगरिब देख चुका था, मुझे तो पता चल गया था कि अमीर और गरीब मुल्कों में फ़र्क ही एक है कि अमीर मुल्कों में इंसाफ है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं है। फ़र्क ही एक है, वसाइल की वजह से नहीं होते। तो मैं तब से ये पूरी कैंपेन कर रहा हूँ, आज़ाद अदलिया की मैंने पूरी शिरकत की, जेल में मुझे डाला उस पर, अब फिर निकला हुआ हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब एक एजेंसीज़ के आदमी का नाम आ गया तो मैं FIR ही नहीं काट सकता। मुझे पता है उन्होंने किया है, मैं पहले से बता रहा था कि प्लान बना हुआ है। मैंने इसके ऊपर पूरा, मुझे ये सारा जब प्लान इन्होंने वीडियो बनाई और ये जो कैंपेन की, स्टेट टीवी के ऊपर इश्तिहार चला है कि इमरान खान ने तौहीन रसालत की है और तौहीन मजहब की है, और पूरा प्रोपेगेंडा करके मैंने तब कहा कि ये दीनी इंतहा पसंद के जरिए मेरे ऊपर गोली वारदात करेंगे। मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले जलसे में कह दिया था ये प्लान इनका ये है। मुझे पता था इसके पीछे कौन है, 3 नाम मैंने लिए, मैं अभी भी मुझे पता है कि उन्होंने किया है, हर चीज़ इन्होंने किया। उसके बाद पहले जो उन्होंने पुलिस वालों को कंट्रोल किया, जिस तरह पुलिस वाले जिसने वीडियो बनाई वो JIT के सामने उसने इनकार कर दिया आने से। CTD वालों ने जिन्होंने दूसरी वीडियो बनाई उनसे पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया आने को। कौन उनको हुक्म कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहाँ जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में, जो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो सुन रही है ऊपर से ताकतवर जो चाहते नहीं है इंसाफ हो, जो रोक रहे हैं इंसाफ को। पुलिस भी नहीं आ रही। और फिर जो 4 CTD के जो हमारी JIT के मेंबर्स थे, चारों ने जाके कोई और बयान दे दिया जाके अदालत में, जब उनकी स्टेटमेंट्स हैं, और अदालत क्या देती है जी एक ही शूटर था। उनमें से जो एक जाके बयान देता है कि एक ही शूटर है, उसकी अपनी एविडेंस है कि उसने छत पे जाके दूसरे शूटर की गोलियां रिकवर की हैं। तो ये कौन है जो रोक रहा है इंसाफ को? और मैं फिर से करता हूं कि छोड़े, इमरान खान है पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है। मैं नहीं, इंसाफ मुझे, मेरे और जो JIT बन रही है उसको सैबोटाज किया जा रहा है। और अगर मुझे किसी थोड़ा सा भी शक था ना कि ये 3 बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियत जिन्होंने किया है, ये सारा शक मेरा दूर हो गया है। जिस तरह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंसाफ ना मिले, तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान में आके पैसा लगाएगा जब उसको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में। इसलिए मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आओ, नहीं तो हज़रत अली का कौल
कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब आगे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सैलाबों को बेचते रहे हैं पैसे लेने के लिए। उससे पहले हम जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमें पैसे दो। हम जी बुनियाद परस्ती के साथ खड़े हैं, हमें पैसे दो। बेकारियों की तरह हम पैसे मांगते रहे हैं, अपनी इज्जत खो बैठे हैं। और आज ये टाइम आया है, जो हिंदुस्तान के टीवी पे देखें, जो शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा है कि शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे हो हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, जैसे सारी हमारी गलतियां हैं कि दहशतगर्दी हमारी वजह से, जो हिंदुस्तान का मौकफ है। और हिंदुस्तान आगे से क्या कह रहा है, पहले आप दहशतगर्दी खत्म करो फिर बात करेंगे। इससे ज्यादा जिल्लत मैंने नहीं अपनी तारीख में देखी कि हमारे मुल्क की हो। और ये आगे अगर हमने अपने आप को ना इस्लाह किया तो मुझे खौफ है कि आगे मजीद हमारे मुल्क के वो इम्तिहान आने वाले हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितनी देर का था? 20 मिनट 25